और खास करके JKSSB एग्जाम्स के लिए फंडामेंटल है। अगर आप 2026 JKSSB या स्टेट PCS एम कर रहे हैं तो समझ लीजिए इस टॉपिक से एक सवाल पक्का है, क्योंकि JNK की ज्योग्राफी और इकोनॉमी इन्हीं फॉरेस्ट्स पर डिपेंड करती है। ये हमारा रोड मैप है। हम एक वर्चुअल क्लाइंब शुरू करेंगे JNK के फुटहिल्स यानी निचले इलाकों से शुरू करके उनकी सबसे ऊंची पीक्स तक का सफर तय करेंगे। और इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई बदलने के साथ साथ वहां की वेजिटेशन, पेड़ पौधे पूरी तरह से बदल जाते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। सबसे पहले हमें सोर्स का जो फाउंडेशनल स्टेटमेंट है उसकी बुनियाद को समझना है। लेट्स बिगिन। सोर्स हमें सीधा बताता है कि JNK और लद्दाख की वेजिटेशन 3 मेन जोन्स में डिवाइडेड है, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और एल्पाइन। इसका मतलब क्या है? एनालिटिकल थिंकिंग यहाँ जरूरी है। इसका मतलब है जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं, एलिवेशन बढ़ता है, पेड़ पौधों का कैरेक्टर बदलता है, गर्मी से ठंडक की तरफ। और सोर्स कहता है इन्हीं 3 जोन्स के अंदर हमें 5 स्पेसिफिक फॉरेस्ट टाइप्स मिलेंगे। इन 5 को ही हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए अपनी एटीट्यूडनल असेंट शुरू करते हैं सबसे निचले लेवल से, यानी सब ट्रॉपिकल जोन। मेंस के लिए ये जोन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ह्यूमन सेटलमेंट के सबसे करीब है, इसलिए यहाँ ह्यूमन फॉरेस्ट इंटरैक्शन काफी ज्यादा है। पहला टाइप है सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। आइए इसके नाम को ही ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले इसका कोर पॉइंट है एल्टीट्यूड, लगभग 1000 मीटर अबव सी लेवल। इसकी लोकेशन है शिवालिक्स। अब सोर्स इसे लो स्क्रब फॉरेस्ट कहता है। इस टेक्निकल टर्म का मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ घने ऊंचे पेड़ नहीं हैं, बल्कि झाड़ियां यानी श्रब्स और छोटे छोटे स्मॉल एवरग्रीन ट्रीज हैं। और इस पिंड एग्जाम टिप पे गौर कीजिए। कई स्टूडेंट्स ड्राई एवरग्रीन को डेजर्ट समझ लेते हैं, लेकिन एवरग्रीन लव्स यहाँ क्रूशल है। ये सदाबहार हैं, बस ऊंचाई कम है। Now, what's really interesting here is इसकी स्पीशीज कॉम्पोजिशन। इस जोन में कौन से पेड़ पौधे मिलते हैं? सोर्स कहता है यहाँ ऑलिव, बबूल और कक्कर जैसे पेड़ हैं जो कम पानी में सर्वाइव कर सकते हैं। और एक स्पेसिफिक लंबी घास जिसे लोकली खार कहते हैं वो यहाँ प्रीडोमिनेंट है, यानी सबसे ज्यादा पाई जाती है। एग्जाम के लिए इस लोकल नाम को याद रखना जरूरी है। अब हम थोड़ा और ऊपर चलते हैं। हम 1000 मीटर से अब 1000 से 2000 मीटर की हाइट पर पहुंच गए हैं। एल्टीट्यूड बढ़ रही है तो अब फॉरेस्ट टाइप भी बदलेगा। इस एल्टीट्यूड पर हमें मिलते हैं सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट्स। इसका एक ही किंग है, चिर पाइन। सो द क्रूशल पॉइंट इज ये बिल्कुल साफ है। 1000 से 2000 मीटर के जोन में आपको हर तरफ चिर ही दिखेगा। ये इसकी पहचान है, इसकी मोनार्की है इस एल्टीट्यूड पर। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द लोकेशन। आइए इस मैप पर देखें। ये जो आप शिवालिक रेंज और पीर पंजाल के निचले हिस्से लोअर स्लोप्स देख रहे हैं, यही वो एग्जैक्ट एरिया है जहां ड्राई एवरग्रीन और पाइन फॉरेस्ट्स दोनों डोमिनेट करते हैं। यही उनका जियोग्राफिकल होम है। लेट्स मूव ऑन। अब हम 1500 मीटर से ऊपर जा रहे हैं और हम एंटर कर रहे हैं टेम्परेट जोन में। ये JNK के फॉरेस्ट का दिल है, इसका कोर। और UPSC मेंस के लिए ये सबसे हाई यील्ड एरिया है, इस पर खास ध्यान देना है। पहला टेम्परेट टाइप है मॉइस्ट। नाम से ही क्लियर है, यहाँ नमी, मॉइस्चर ज्यादा है। इसकी एल्टीट्यूड रेंज देखिए, 1500 से 3300 मीटर। ये कश्मीर वैली का सिग्नेचर फॉरेस्ट है। सोर्स कहता है ये ओपन फॉरेस्ट्स विथ डेंस ग्रोथ ऑफ श्रब्स हैं। इसका एनालिटिकल मतलब क्या है? इसका मतलब है पेड़ों के बीच में स्पेस है, लेकिन जमीन पर झाड़ियां जैसे रोडोडेंड्रॉन्स बहुत घनी है। Now, what's really interesting about this slide is the micro distribution. सोर्स ने स्पेसिफिकली बताया है कि पीर पांजाल की नॉर्दर्न स्लोप्स पर देवदार और ब्लू पाइन मिलते हैं, जबकि गुलमार्ग लोलाब वैली में सीडर और फिर मिलते हैं। और बिल्कुल फ्लैट जमीन पर जैसे श्रीनगर में वहां चिनार और पॉपुलर मिलते हैं। ये वेरिएशन मेंस आंसर राइटिंग के लिए गोल्ड है। अब देखते हैं ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट्स। इस स्लाइड पर इनका कंपैरिजन मॉइस्ट टाइप से किया गया है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट वहां मिलते हैं जहां मॉनसून की बारिश कम पहुंचती है, जैसे लद्दाख के इनर रेंजेस, अ रेन शैडो एरिया। इसलिए यहां ज़ेरोफिटिक यानी सूखे में रहने वाले श्रब्स मिलते हैं। ये एक डायरेक्ट एडेप्टेशन है टू लो रेनफॉल। अब हम 3100 मीटर से भी ऊपर हाई एल्टीट्यूड जोन में एंटर कर रहे हैं। यहाँ ऑक्सीजन कम है, ठंड ज्यादा है और पेड़ों के लिए सर्वाइवल एक चैलेंज है। ये ट्री लाइन के ऊपर का इलाका है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। सोर्स यहाँ 2 लेवल्स बताता है। पहला 3100 से 3500 मीटर तक सब एल्पाइन फॉरेस्ट्स आते हैं। यहाँ पेड़ों की हाइट कम हो जाती है। फिर 3500 मीटर के ऊपर आते हैं प्योर एल्पाइन फॉरेस्ट्स,
जहां पेड़ ड्वार्फ यानी बौने हो जाते हैं और धीरे धीरे घास के मैदानों में बदल जाते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता होने वाला ट्रांजिशन है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स इन फॉरेस्ट की पहचान है मॉसेस और लाइकन्स का अबंडेंस। ये पेड़ों की ट्रंक्स पर उगते हैं और हवा से नमी लेते हैं। और सो द क्रूशियल पॉइंट इज यही वो मेडोज हैं जिन्हें कश्मीर में मार्ग्स कहा जाता है। गुलमर्ग का मतलब ही है मेडो ऑफ फ्लावर्स। इस लोकल टर्म को जरूर याद रखें। लेट्स मूव टू द फाइनल सेक्शन। सोर्स ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर दिए हैं। हम इन्हें लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। ये आपके प्रीलिम्स के ऑप्शंस बन सकते हैं। इन पर खास तवज्जो देनी है। पहला पॉइंट हाई एल्टीट्यूड फ्लोरा को रीइंफोर्स करता है। दूसरा और तीसरा पॉइंट स्लोप एस्पेक्ट के इंपॉर्टेंस को बताता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज शिवालिक रेंज के सदर्न स्लोप जो धूप की तरफ है वहां स्क्रब है, लेकिन थोड़ी ऊपर के स्लोप्स पर डिसिडियस फॉरेस्ट्स हैं। एक ही पहाड़ी सिलसिले पर अलग अलग ढलानों पर अलग अलग जंगल। ये बहुत अहम पॉइंट है। Now, what's really interesting about this slide is the clear regional divide. सोर्स बिल्कुल साफ करता है। लद्दाख में ज़ीरोफिटिक वेजिटेशन, फिर सोर्स जम्मू एंड कश्मीर के टिपिकल पेड़ों की लिस्ट देता है। इस लिस्ट को एज इट इज़ रटना ज़रूरी है। प्रीलिम्स में कीकार जम्मू में मिलता है या कश्मीर में, ऐसे सवाल आते हैं। इस लिस्ट से आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स। आज हम कवर कर रहे हैं फ्लोरा एंड फौना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का एक इंतहाई अहम टॉपिक, फॉरेस्ट्स। ये चैप्टर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, जेकेएसएसबी जैसे सभी एग्जाम्स के लिए लाजमी है। जो भी दोस्त जेकेएसएसबी 2026 और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी सेक्शन को मास्टर करने का ये बुनियादी पहला कदम है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज के इस सेशन का हमारा रोड मैप क्या होगा। सबसे पहले हम जेएनके की फ्लोरा की जो ज़बरदस्त डाइवर्सिटी है उस पर एक ओवरव्यू लेंगे। फिर हम सीधा नंबर्स की बात करेंगे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स एग्जाम के लिए क्रूशल है। उसके बाद रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की जो लीगल नुआंसेस हैं उन्हें समझेंगे। फिर जम्मू और कश्मीर दोनों डिविजन्स का एक कंपैरेटिव एनालिसिस देखेंगे, लद्दाख के यूनिक केस को स्टडी करेंगे और बिल्कुल आखिर में यहाँ के जो सबसे अहम ट्री स्पीशीज़ हैं उनकी डिटेल्स में जाएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ। देखिए जेएनके की जो नेचुरल वेजिटेशन है उसमें इतनी ज़्यादा वैरायटी है, इतनी डाइवर्सिटी है कि यही चीज़ इस रीजन को एक इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट बनाती है। और याद रखिएगा ये टॉपिक आपके मेंस एग्जामिनेशंस के लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि इस पर एनालिटिकल क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ज़रा इस मैप पर गौर कीजिए। ये मैप आपको जेएनके के फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का एक बर्ड्स आई व्यू दे रहा है। आपके एग्जाम्स में हिमालयन इकोलॉजी से जुड़े सवाल अक्सर ऐसे ही मैप्स पर बेस्ड होते हैं। सोर्स के मुताबिक यहाँ की नेचुरल वेजिटेशन में एक ज़बरदस्त किस्म की डाइवर्सिटी है। ये डाइवर्सिटी लश ग्रीन मार्ग्स यानी एल्पाइन पास्चर्स से शुरू होती है, फिर हाई ऑल्टीट्यूड के जेंटल स्लोप्स पर पाए जाने वाले एवरग्रीन कॉनिफर्स तक जाती है। इतना ही नहीं, जो फुटहिल्स हैं वहाँ आपको स्क्रब जंगल्स मिलेंगे और सिवालिक्स और पीर पंजाल रेंज के सदर्न स्लोप्स पर डेसिडुअस फॉरेस्ट्स। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि हर वेजिटेशन टाइप एक स्पेसिफिक एल्टीट्यूड और क्लाइमेटिक जोन से जुड़ा हुआ है। चलिए इन वेजिटेशन टाइप्स को थोड़ा और गहराई से समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले है मार्ग्स। ये हाई एल्टीट्यूड पर मिलने वाले हरे भरे मैदान हैं। आपने गुलमर्ग या सोनमर्ग का नाम सुना होगा, वो इसकी बेहतरीन मिसाल है। फिर आते हैं एवरग्रीन कॉनिफर्स जैसे देवदार और पाइन। ये ऊंचाई वाले जेंटल स्लोप्स पर मिलते हैं जहाँ मौसम ठंडा रहता है। तीसरा है स्क्रब जंगल्स। ये फुट हिल्स में यानी पहाड़ों के बिल्कुल नीचे दामन में मिलते हैं। और आखिर में है डेसिडुअस फॉरेस्ट्स। ये सिवालिक्स और पीर पंजाल के सदर्न स्लोप्स पर हैं। यहाँ एक चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी है, जहाँ अक्सर कन्फ्यूजन होता है, वो ये है कि स्क्रब जंगल्स और डेसिडुअस फॉरेस्ट की लोकेशन अलग अलग है। इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक है, अब हम अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये सेक्शन है नंबर्स का, स्टैटिस्टिक्स का। हम जेएनके के फॉरेस्ट कवर से जुड़े कुछ इंतहाई अहम डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करेंगे। और मैं बता दूं, ये फिगर्स आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए डायरेक्ट हाई यील्ड फैक्ट्स हैं, इसलिए इन पर पूरी तवज्जो देनी है। ये नंबर 47.80%, इसको अपने नोट्स में स्टार मार्क कर लीजिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स में ऐसे ही प्रिसाइज डेटा पॉइंट्स पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनाते हैं। तो कोर स्टेटमेंट क्या है? जम्मू एंड कश्मीर यूटी का जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो इसके ज्योग्राफिकल एरिया का 47.80% है। इसकी अहमियत समझने के लिए इसको कॉन्टेक्स्ट में रखिए।
इंडिया का जो नेशनल एवरेज फॉरेस्ट कवर है वो तकरीबन 24% है। इससे आपको J&K की इकोलॉजिकल रिचनेस का साफ अंदाजा हो जाता है। सोर्स में एक और नुआंस्ड पॉइंट भी है। अगर हम पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर को भी इसमें शामिल कर लें तो ये फिगर बढ़कर 57.31% हो जाता है। अब आते हैं इस फिगर पर। ये आपके मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जब सवाल हिमालयन स्टेट्स के रोल पर बनता है नेशनल इकोलॉजिकल सिक्योरिटी में। सबसे अहम नंबर यहाँ है 2.63%। ये क्या है? ये J&K का हिस्सा है इंडिया के टोटल फॉरेस्ट एरिया में। देखिए, यहाँ 90% स्टूडेंट्स गलती करते हैं। वो इससे पिछली स्लाइड के 47.80% के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। वो 47.80% J&K के अपने जियोग्राफिकल एरिया का परसेंटेज था। ये 2.63% ये बताता है कि पूरे मुल्क के जितने भी जंगल हैं उनका कितना हिस्सा J&K में है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए अब तीसरे इंपॉर्टेंट फिगर को देखते हैं, 0.614%। इस तरह का कंपैरेटिव डेटा पॉइंट पहले भी स्टेट PSC एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ये नंबर J&K के फॉरेस्ट एरिया को इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया से कंपेयर करता है। तो यहाँ फर्क को समझिए। पिछली स्लाइड ने J&K के फॉरेस्ट्स को इंडिया के फॉरेस्ट से कंपेयर किया था। ये स्लाइड J&K के फॉरेस्ट्स को इंडिया के पूरे लैंड एरिया से कंपेयर कर रही है। ये तीनों फिगर्स 47.80%, 2.63% और 0.614% ये तीन अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं और तीनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब देखते हैं कि इन फॉरेस्ट्स में मिलता क्या है और उनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है। ये एग्जाम्पल्स आपके मेंस आंसर में वैल्यू एडिशन करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सोर्स के मुताबिक यहाँ चिर, पॉपुलर, देवदार, फर, पाइन, केल और मलबरी जैसे अहम ट्री स्पीशीज मिलते हैं। मिसाल के तौर पर देवदार की लकड़ी कंस्ट्रक्शन और फर्नीचर के लिए बहुत कीमती मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ बेलाडोना, हायोसियामस, डिजिटालिस और आर्टेमिसिया जैसे मेडिसिनल हर्ब्स भी पाए जाते हैं जिनकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है। और इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से J&K में पेपर, स्पोर्ट्स गुड्स, सिल्क, फर्नीचर और वुड कार्विंग जैसी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज फ्लरिश कर रही हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने फॉरेस्ट कवर की बात की। अब हम फॉरेस्ट एरिया की लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन को समझेंगे। ये गवर्नेंस और एनवायरनमेंट से जुड़े सवालों के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल एरिया है। इस टेबल पर गौर करें। पहले तो ये समझिए कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का मतलब क्या होता है। देखिए, ये वो एरिया है जिसे गवर्नमेंट ने लीगली एक फॉरेस्ट के तौर पर नोटिफाई किया है। ये फॉरेस्ट कवर से अलग हो सकता है जो सैटेलाइट इमेजरी से मेजर किया जाता है। J&K में टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है 20,194 स्क्वायर किलोमीटर्स, जो 47.80% के बराबर है, जो हमने पहले डिस्कस किया था। अब इसमें से रिजर्व्ड फॉरेस्ट का एरिया है 15,333 स्क्वायर किलोमीटर्स और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का एरिया है 4861। साफ दिख रहा है कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट का एरिया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से 3 गुना से भी ज्यादा है। ये एब्सोल्यूट नंबर्स भी याद रखना जरूरी है। अब हम रिजर्व्ड फॉरेस्ट सिस्टम पर फोकस करते हैं। ये टॉपिक सीधा फॉरेस्ट राइट्स और कंजर्वेशन लॉज से जुड़ता है। सोर्स की डेफिनेशन के मुताबिक ये वो फॉरेस्ट हैं जिन्हें परमानेंटली मार्क किया गया है टिम्बर या दूसरे फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए। इस परमानेंटली लफ्ज़ पर गौर कीजिए। इसका मतलब है कि इन्हें एक हाई डिग्री ऑफ लीगल प्रोटेक्शन हासिल है। लेकिन यहाँ एक अहम बात यह है कि ग्रेजिंग यानी चराई और कल्टिवेशन के राइट्स अलाउड हैं। ये एक बैलेंस है गवर्नमेंट कंट्रोल और लोकल कम्युनिटीज़ की ज़रूरतों के बीच। J&K में इनका एरिया 15,333 स्क्वायर किलोमीटर्स है। इसके बाद आते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स। ये कॉन्सेप्ट कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। सॉस इन्हें ऐसे फॉरेस्ट के तौर पर डिफाइन करता है जहां ग्रेजिंग और कल्टिवेशन के राइट्स पर अ फ्यू माइनर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। यही इनका रिजर्व फॉरेस्ट से सबसे बड़ा फर्क है। रिजर्व में राइट्स सीधे सीधे अलाउड हैं, जबकि यहाँ माइनर रिस्ट्रिक्शंस के साथ अलाउड हैं। इसका मतलब है कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स में रेगुलेशंस थोड़े से नरम होते हैं। J&K में इनका एरिया 4,861 स्क्वायर किलोमीटर्स है। ये डोनट चार्ट हिमालयन इकोसिस्टम की एक खास पहचान को जाहिर करता है। ये डेटा पॉइंट सीधा क्लाइमेट और एल्टीट्यूड का वेजिटेशन पर क्या असर होता है उससे जुड़ता है। J&K के रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का 90.68% हिस्सा यानी ऑलमोस्ट पूरा ही कनिफरस फॉरेस्ट है, मतलब कोन बेयरिंग ट्रीज जैसे कि पाइन, फर और देवदार यहाँ ओवरवेलमली डोमिनेंट है। इसकी सिंपल सी वजह यह है कि ये दरख्त J&K के सर्द और हाई एल्टीट्यूड एनवायरनमेंट के लिए बेहतरीन तरीके से अडेप्टेड है। सिर्फ 9.32% हिस्सा ही नॉन कनिफरस है।
अब हम एक रीजनल कंपैरिजन करेंगे जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन के बीच। एडवांस लेवल क्वेश्चंस के लिए इस तरह के इंटरनल वेरिएशंस को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे डीपर एनालिसिस एक्सपेक्ट करता है। इस टेबल को ध्यान से एनालाइज कीजिए। जम्मू डिवीजन का ज्योग्राफिकल एरिया भी ज़्यादा है और एब्सोल्यूट फॉरेस्ट एरिया भी 12,066 स्क्वायर किलोमीटर्स, जबकि कश्मीर का 8,128 है। लेकिन यहाँ सबसे अहम एनालिटिकल पॉइंट छुपा है परसेंटेज कवर में। कश्मीर डिवीजन का 50.97% एरिया फॉरेस्ट के अंडर है, जबकि जम्मू का सिर्फ 45.89%। सवाल उठता है, ऐसा क्यों, जबकि जम्मू में ज़मीन भी ज़्यादा है और जंगल भी? इसकी वजह ये है कि दोनों रीजन्स की टोपोग्राफी, क्लाइमेट और लैंड यूज़ पैटर्न्स बिल्कुल अलग-अलग हैं। ये एक बेहतरीन एनालिटिकल पॉइंट है आपके मेंस आंसर के लिए। अब हम बात करेंगे उस रीजन की जो पहले जे.एंड.के का हिस्सा था, अब एक अलग यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख। लद्दाख की इकोलॉजी जे.एंड.के से बिल्कुल अलग है। ये एक कोल्ड डेजर्ट है और इसका फॉरेस्ट कवर भी बहुत यूनिक और इंटरेस्टिंग है। सोर्स हमें लद्दाख का ये मैप दे रहा है। देखिए, जब एग्जाम में टेक्स्ट ना हो तो आपकी मैप एनालिसिस स्किल्स ही टेस्ट होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ज़्यादातर एरिया सफ़ेद है, यानी नॉन फॉरेस्ट लैंड। जो थोड़े बहुत हरे पैचेस नज़र आ रहे हैं वो भी बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड हैं, शायद नदियों की वादियों के आसपास। ये ट्रांस हिमालयन कोल्ड डेजर्ट की इकोलॉजी को बिल्कुल साफ दिखाता है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है और एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट कवर मिनिमल है। ठीक है, अब हम सबसे माइक्रो लेवल पे जा रहे हैं। अब हम स्पेसिफिक ट्री स्पीशीज़ की बात करेंगे। ये सेक्शन खास तौर पर प्रीलिम्स में जो मैचिंग टाइप क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इस टेबल पर फोकस कीजिए। एग्जाम बॉडीज का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है मोस्ट अबंडेंट स्पीशीज के बारे में। तो सबसे अहम फैक्ट जो यहाँ से निकालना है वो ये है कि जे.एंड.के के रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ट्री स्पीशीज है नंबर 1 पाइनस वॉलेचियाना। इसका कॉमन नाम है हिमालयन ब्लू पाइन। सोर्स इसके लोकल नेम्स भी बताता है, जैसे कायोर, केल और चिल। ये एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको एलिमिनेशन राउंड्स में बहुत मदद कर सकती हैं, इसलिए इन नामों को ज़रूर याद रखें। अब हम बात करेंगे ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट की, जिसे TOF कहते हैं। ये वो दरख्त हैं जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से बाहर मिलते हैं, जैसे खेती की ज़मीन पर, सड़कों के किनारे या शहरों में। ये स्लाइड जे.एंड.के के रूरल और अर्बन एरियाज़ के TOF को कंपेयर कर रही है। और यहाँ पर देखिए कि डोमिनेंट स्पीशीज़ कैसे बदल जाती है। जो पेड़ रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है वो अर्बन एरियाज़ में नहीं है, और जो अर्बन में है वो रूरल में नहीं। ये वहाँ के लोगों की ज़रूरतों और प्लांटिंग पैटर्न्स को रिफ्लेक्ट करता है। चलिए अब इन डोमिनेंट स्पीशीज को आखिरी बार डिटेल में देखते हैं। जे.एंड.के के अर्बन एरियाज में सबसे ज्यादा टोफ स्पीशीज है ग्रुया ऑपोजिटिफोलिया, जिसे मकामी तौर पर भिमल कहते हैं। ये मलवैसिया फैमिली का एक फूल वाला पौधा है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट जे.एंड.के के रूरल एरियाज में सबसे आम स्पीशीज है क्विरकस ल्यूकोट्रिचोफोरा, जिसे बंज या बैंज ओक कहते हैं। सोर्स बताता है कि ये 1300 से 2100 मीटर की एल्टीट्यूड के बीच मिलता है। ये लोकल नेम्स भिमल शहरों के लिए और बंज देहात के लिए, ये स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम्स के लिए क्लासिक आइडेंटिफायर्स हैं। इन्हें ज़रूर याद। अस्सलामुअलैकुम एस्पिरेंट्स। चैप्टर है हमारा फ्लोरा एंड फौना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और टॉपिक है मेजर ट्रीज। और ये क्यों ज़रूरी है? यूपीएससी, स्टेट PCS, SSC, JK, SSB तमाम एग्जाम्स के लिए ये एक इंतहाई अहम टॉपिक है। जो एस्पिरेंट जम्मू एंड कश्मीर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन किसी गोल्ड माइन से कम नहीं है। समझ लीजिए कि इन्हीं पेड़ों की जड़ों से आपके सिलेक्शन का रास्ता निकलता है, इसलिए एक एक पॉइंट को बिल्कुल गहराई से समझना ज़रूरी है। तो आज के सेशन में हम इन 5 खास दरख्तों पर तफसील से बात करेंगे। पहले हम चिनार की शानो शौकत को समझेंगे, उसके बाद हम पॉपुलर के फ़ायदे और उससे जुड़े हुए जो मसले हैं उनको देखेंगे। फिर हम आम तौर पर पाए जाने वाले विलो की बात करेंगे, बर्च की तारीखी अहमियत को जानेंगे और आखिर में मलबरी और कश्मीर की सिल्क इकोनॉमी का जो गहरा रिश्ता है उसको आराम से एक्सप्लोर करेंगे। तो ये हमारा रोड मैप है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द मजेस्टिक चिनार। देखिए, चिनार सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये कश्मीर की रूह है, उसकी पहचान है। ये वहाँ की सकाफत और माहौलियात का एक जिंदा सिंबल है। इसकी हर एक डिटेल एग्जाम के नुक्ते नज़र से बेहद ज़रूरी है। यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर चिनार के पेड़ की तस्वीर देख सकते हैं। सोर्स के मुताबिक इसका कश्मीरी नाम बुएन है। अब इसको एग्जाम से कनेक्ट करते हैं।
देखिए, प्रीलिम्स में खासकर स्टेट लेवल एग्जाम्स जैसे जेकेपीएससी या जेकेएसएसबी में ऐसी लोकल टर्मिनोलॉजीज पर सीधा सवाल बन सकता है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि बुएन किस दरख्त का मुकामी नाम है। कोर कॉन्सेप्ट तो सिंपल है कि चिनार को कश्मीर में बुएन कहते हैं, लेकिन इसको एक्सपैंड करें तो ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इस पेड़ के साथ वहाँ के लोगों का जो गहरा सकाफती रिश्ता है उसको भी जाहिर करता है। तो ये छोटा सा फैक्ट आपको एक पूरा नंबर दिलवा सकता है, इसे जरूर याद रखिएगा। अब है स्लाइड बार, हम चिनार के फिजिकल डायमेंशंस यानी इसके आकार की बात करते हैं। पहला पॉइंट देखिए, हाइट अप टू 100 फीट, और दूसरा गर्थ यानी इसके तने की मोटाई अप टू 40 फीट। इन नंबर से आप इसकी विशालता का, इसकी अजमत का अंदाजा लगा सकते हैं। यही वजह है कि इसे मजेस्टिक कहा जाता है। अब एग्जाम से कनेक्शन देखिए। यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जहां ऐसी ही स्पेसिफिक डिटेल्स देकर आपको कंफ्यूज किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, एक स्टेटमेंट हो सकता है, द चिनार ट्री कैन ग्रो अप टू 150 फीट। आपने जल्दी में पढ़ा और सोचा कि हाँ ऊंचा तो होता है, और उसे आगे बढ़ गए। वहीं गलती हो जाती है। एग्जामिनर इन्हीं नंबर्स में आपको फंसाने की कोशिश करता है। तीसरा पॉइंट, अ कूल शेडी एंड फ्रेंडली ट्री, इसके इकोलॉजिकल रोल को बताता है कि कैसे ये गर्मियों में सुकून और ठंडक फराहम करता है। सो द क्रूशल पॉइंट इज, नंबर्स को हमेशा सोर्स के रेफरेंस से ही आखिर तक याद रखें, बिल्कुल आखिरी डिजिट तक। अब हम बात करते हैं कि चिन्नार कश्मीर में कहाँ कहाँ पाया जाता है। पहला पॉइंट कहता है फाउंड एवरीवेयर इन द कश्मीर वैली। इसका मतलब साफ है कि ये वैली के लैंडस्केप का एक लाजमी हिस्सा है, आपको हर जगह नजर आएगा। लेकिन एग्जाम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है वो है दूसरा पॉइंट, एल्टीट्यूडनल रेंज अप टू 8000 फीट फ्रॉम सी लेवल। इसको कनेक्ट कीजिए। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट सेक्शन में स्पीशीज के डिस्ट्रीब्यूशन और उनके एल्टीट्यूडनल रेंज पर हमेशा सवाल बनते हैं। ये रेंज इस पेड़ की जबरदस्त एडेप्टेबिलिटी यानी हर माहौल में ढाल जाने की सलाहियत को दिखाता है। तीसरा पॉइंट तो और भी यूनिक है, ऑल्सो फाउंड ग्रोइंग इनसाइड लेक्स। ये इसकी एक बेहद खास कैरेक्टरिस्टिक है। आमतौर पर पेड़ जमीन पर उगते हैं, लेकिन चिन्नार पानी के अंदर भी। ये इसकी रेजिलियंस का सबूत है। डल लेक के अंदर 4 चिन्नार इसका जिंदा मिसाल है। तो इस स्लाइड से टेक अवे ये है कि चिन्नार एक हाईली एडेप्टेबल ट्री है जो वैली में बड़े पैमाने पर पाया जाता है, और इसका एल्टीट्यूडनल रेंज एक पोटेंशियल एग्जाम क्वेश्चन है। अब आते हैं एक बहुत ही हाई यील्ड फैक्ट पर जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। चिनार का बोटैनिकल नेम है प्लैटानस ओरिएंटालिस। ये आपको बिल्कुल रट लेना है। एग्जाम से कनेक्ट करें तो आप PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देखिए। चाहे यूपीएससी हो या स्टेट एग्जाम्स, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस में एक तरफ कॉमन नेम दिया जाता है और दूसरी तरफ बोटैनिकल नेम। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। कोर इन्फॉर्मेशन साफ है, चिनार इज प्लैटानस ओरिएंटालिस। इसको एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं, बस इसको बार बार रिपीट करके याद कर लीजिए, क्योंकि ये एक डायरेक्ट हिट क्वेश्चन बन सकता है और आपको आसानी से मार्क्स दिलवा सकता है। चलिए अब हमारे अगले दरख्त की तरफ बढ़ते हैं, पॉपुलर। जैसा कि इसका टाइटल ही बता रहा है, ये एक 2-धारी तलवार जैसा है। इसके बहुत से फायदे हैं, लेकिन इससे जुड़े कुछ संगीन मसले भी हैं, एक कंट्रोवर्सी है। हम इसके दोनों पहलुओं को आराम से समझेंगे ताकि आपको एक बैलेंस्ड व्यू मिल सके। यहाँ स्लाइड पर आप पॉपुलर के पेड़ों को देख सकते हैं। इन्हें कश्मीरी में फ्रास्ट कहते हैं। इसका एक और आम नाम सफ़ेदा भी है। आप अक्सर देखेंगे कि ये सड़कों के किनारे और खेतों के आसपास कतारों में लगे होते हैं। चिनार की तरह इसका लोकल नाम भी JKSSB जैसे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसकी सीधी ऊंची बनावट इसकी खास पहचान है, जो आपको कश्मीर के देही इलाकों में आमतौर पर दिखेगी। अब देखते हैं इसके इस्तेमाल को, इसकी यूटिलिटी को। सोर्स के मुताबिक इसका जो सबसे बड़ा इस्तेमाल है यानी प्राइमरी यूटिलिटी, वो फ्रूट पैकेजिंग इंडस्ट्री में होता है। कश्मीर के सेब, खुबानी और दूसरे फल जिन लकड़ी के बॉक्सेस में पूरे देश में भेजे जाते हैं, वो ज्यादातर पॉपुलर की लकड़ी से ही बनते हैं। इसकी सेकेंडरी यूटिलिटी है प्लाईवुड इंडस्ट्री में। अब इसको मेंस के पर्सपेक्टिव से कनेक्ट कीजिए। जब भी JNK की इकोनॉमी में फॉरेस्ट्री के रोल पर सवाल आएगा, पॉपुलर एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। आप लिख सकते हैं कि कैसे ये पेड़ 2 बड़ी लोकल इंडस्ट्रीज यानी पैकेजिंग और प्लाईवुड की रीढ़ की हड्डी है और इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। ये एक सॉलिड वैल्यू एडिशन पॉइंट है आपके आंसर के लिए। अब आते हैं इसकी कंट्रोवर्सी पर। जैसा हमने कहा, ये एक 2-धारी तलवार है। एक तरफ ये एक इकोनॉमिक एसेट है जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करके इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ ये एक हेल्थ हजार्ड है। क्यों? क्योंकि फ्लफ फ्रॉम सीड्स एग्रवेट्स रेस्पिरेटरी इलनेसेस।
गर्मियों के मौसम में इसके बीजों से जो सफ़ेद रुई जैसा पदार्थ यानी फ्लफ निकलता है वो हवा में फैल जाता है और सांस की बीमारियों जैसे एस्थमा या एलर्जीज को बढ़ा देता है। मीन्स जीएस पेपर 3 के लिए ये ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्फ्लिक्ट का एक क्लासिक केस स्टडी है। डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट की डिबेट में आप इसको कोट कर सकते हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन, इट्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड इट्स नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट। इस स्लाइड पर सोर्स का एक स्पेसिफिक कोट है और इस पर खास ध्यान देना जरूरी है क्योंकि यहाँ एक ट्रैप है। कोट में पॉलन लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इससे पहले वाली स्लाइड में सोर्स ने साफ साफ कॉटन लाइक व्हाइट फ्लफ ऑफ पॉपुलर सीड का जिक्र किया है। इसको आराम से समझिए। बायोलॉजिकली पॉलन और सीड फ्लफ दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। आम बोलचाल में लोग इस फ्लफ को ही गलती से पॉलन कह देते हैं, लेकिन आप एक एस्पिरेंट है, आपको प्रिसाइज होना होगा। अगर एग्जाम में सवाल आए तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो हेल्थ हैजर्ड है वो इसके सीड फ्लफ से जुड़ा है, ना कि इसके एक्चुअल पॉलन से। ये प्रिसीजन आपको औरों से आगे रखेगी। पब्लिक हेल्थ के लिए ये एक संगीन मुद्दा है जिस पर पॉलिसी लेवल डिस्कशंस भी होती रहती हैं। हमारा अगला पेड़ है विलो। यहाँ यूबिक्विटस लफ्ज का मतलब है जो हर जगह मौजूद हो, सर्वव्यापी। और विलो कश्मीर के लैंडस्केप के लिए बिल्कुल यही है। आपको ये हर तरफ, खासकर नमी वाली जगहों, नदी नालों के किनारे जरूर दिखेगा। ये कश्मीर के मंजर का एक अहम हिस्सा है। स्क्रीन पर आप विलो के दरख्तों का एक झुंड, एक ग्रोव देख सकते हैं। इनकी झुकी हुई टहनियाँ और लंबे पतले पत्ते इनकी आसान पहचान है। ये कश्मीर की आबो हवा में खूब फलता फूलता है। चलिए अब देखते हैं सोर्स इसके बारे में क्या खास इन्फॉर्मेशन देता है जो हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है। सोर्स के मुताबिक द विलो इज नोन एज वीर इन द कश्मीरी लैंग्वेज। बिल्कुल चिनार और पॉपुलर की तरह इसका लोकल नाम वीर है, ये आपको याद रखना है। और आगे सोर्स बताता है कि विलोज के झुंड को, एक क्लस्टर को, नोन एज वीरवार इन कश्मीर। ये एक और स्पेसिफिक टर्म है, इसको स्टेट एग्जाम से कनेक्ट कीजिए। वो वीरवार टर्म देकर पूछ सकते हैं कि ये क्या है, एक पेड़ है, एक झुंड है या कुछ और। तो ये सिर्फ एक पेड़ का नाम नहीं बल्कि पेड़ों के समूह का भी एक खास नाम है। ये छोटी छोटी बातें ही आपको दूसरे कैंडिडेट से आगे ले जाती हैं। अब हम बात करेंगे एक ऐसे पेड़ की जो तारीख का एक जिंदा गवाह है, बर्च। इस पेड़ ने कश्मीर के इतिहास को लिखने और महफूज करने में एक बेमिसाल किरदार अदा किया है। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि एक टाइम कैप्सूल है। आइए इसकी कहानी को समझें। स्क्रीन पर आप इसकी सबसे खास चीज, इसकी बार्क यानी छाल देख सकते हैं। सोर्स कहता है कि बर्च को कश्मीरी में बुर्जा कहते हैं। इसका एक और नाम भोजपत्रा भी है, जो आपने इतिहास की किताबों में जरूर पढ़ा होगा। ये कागज जैसी पतली परतों में प्लेट्स की तरह निकलती है, जो इसके इस्तेमाल का सबसे बड़ा कारण है। इसकी पहचान ही इसकी पेपरी बार्क है। अब इसके इस्तेमाल को देखिए और ये कितना फैसिनेटिंग है। पहला, हिस्टोरिकल यूज, राइटिंग मटेरियल फॉर बुक्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। कागज के ईजाद से सदियों पहले कश्मीर में तमाम कीमती किताबें और दस्तावेज इसी बुर्जा की छाल पर लिखी जाती थीं। ये हमारी तारीख का एक हिस्सा है। दूसरा यूज, रूफिंग मटेरियल फॉर श्राइन्स एंड बिल्डिंग्स। ये भी एक अहम इस्तेमाल था। अब इसको मेंस के लिए कनेक्ट कीजिए। हिस्ट्री या आर्ट एंड कल्चर के पेपर में जब ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स पर सवाल आएं तो बर्च एक शानदार एग्जाम्पल है। कैसे एक लोकल नेचुरल रिसोर्स को लिखने और घर बनाने दोनों के लिए इस्तेमाल किया गया। ये रिसोर्सफुलनेस का एक बेहतरीन नमूना है। अब इस रूफिंग के प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, जैसा सोर्स बताता है। देखिए, ये प्रोसेस सिंपल नहीं बल्कि ब्रिलियंट है। स्टेप 1, छत पर बुर्जा यानी बर्च बार्क की एक मोटी तह बिछाई जाती थी। स्टेप 2, उस बार्क के ऊपर मिट्टी की एक मोटी तह लगाई जाती थी। और स्टेप 3, इससे क्या होता था, ये एक वाटरप्रूफ और इंसुलेटेड छत तैयार कर देती थी। बुर्जा की बार्क नेचुरली वाटरप्रूफ होती है और मिट्टी एक नेचुरल इंसुलेटर है। पानी अंदर नहीं आता था और सर्दी गर्मी से बचाव होता था। एस्पिरेंट्स के लिए यहाँ एग्जाम टिप ये है कि ये ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन टेक्निक है। आज जब हम सस्टेनेबल और वर्नैक्युलर आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो ये उसके लिए एक बेहतरीन मिसाल है। इस प्रोसेस को समझना आपको एनवायरनमेंट और कल्चर से जुड़े सवालों में एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिला सकता है। इसके इस्तेमाल का एक और पहलू है जो इसके मजहबी और सकाफती अहमियत को दर्शाता है। सोर्स के मुताबिक हिंदूज ऑल्सो यूज दिस बार्क इन वेरियस रिलीजियस सेरेमनीज एंड रिचुअल्स। इसका मतलब यह है कि बर्च का महत्व सिर्फ मटेरियल यूज तक महदूद नहीं था, ये लोगों की आस्था और रस्म रिवाज से भी गहराई से जुड़ा हुआ था। प्रीलिम्स के लिए आर्ट एंड कल्चर सेक्शन में ऐसे सवाल अक्सर आते हैं जहां किसी पौधे या जानवर के धार्मिक इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा जाता है। तो बर्च के 3 यूज हो गए, राइटिंग, रूफिंग एंड रिलीजियस रिचुअल्स। ये कंप्लीट पिक्चर है।
और अब हम आते हैं अपने आखिरी लेकिन बेहद अहम दरख्त पर, द मलबरी। इस पेड़ का जिक्र आते ही जहन में जो एक लफ्ज आता है वो है सिल्क। जे.एंड.के की मशहूर सेरिकल्चर यानी रेशम की सनत पूरी तरह से इसी पेड़ पर मुनहसर है, यानी डिपेंडेंट है। ये है मलबरी का पेड़। सोर्स बताता है कि कश्मीरी जबान में इसे तुएल कुल कहते हैं। ये नाम भी बाकी पेड़ों की तरह आपको याद रखना है। ये पेड़ कश्मीर की सिल्क इंडस्ट्री का कॉर्नरस्टोन यानी बुनियादी पत्थर है। इसके बिना कश्मीर के रेशम की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये इतना जरूरी है। इस पेड़ के किरदार को देखें तो पहला और सबसे अहम रोल, लीव्स ऑफ दिस ट्री आर आइडियल फूड फॉर सिल्कवॉर्म्स। रेशम के कीड़े सिर्फ और सिर्फ इसी पेड़ के पत्ते खाते हैं। इसीलिए दूसरा पॉइंट बिल्कुल साफ है, ये सिल्क इंडस्ट्री के लिए क्रूशियल है। लेकिन एग्जाम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है तीसरा, इट इज अ प्रोटेक्टेड ट्री। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, इसको कनेक्ट कीजिए। इसका मतलब है कि इस पेड़ को काटने पर कानूनी पाबंदी है। ये जे.एंड.के की फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसीज और शायद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आता है। प्रीलिम्स में डायरेक्ट सवाल बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इन जे.एंड.के इज अ प्रोटेक्टेड स्पीशीज, और ऑप्शंस में मलबरी होगा। सो द क्रूशियल पॉइंट इज इट्स कंजर्वेशन स्टेटस। सिल्क इंडस्ट्री के अलावा भी इसके कुछ और यूजेस हैं। पहला, अ कल्चरल यूज। Mulberry tree twigs are also used by Kashmiri Pandits in some religious rituals and ceremonies. Birch की तरह mulberry भी धार्मिक रिवाजों का हिस्सा है। दूसरा, a material use. The mulberry wood is also used for the doors. इसकी लकड़ी से दरवाजे भी बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम टिप को देखिए। एक ही पेड़ के कितने डाइवर्स एप्लीकेशंस हैं, इंडस्ट्री से लेकर कल्चर तक और फिर कंस्ट्रक्शन तक। ये इंटीग्रेटेड रिसोर्स यूज का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। जब आप मेंस में आंसर लिखें तो ऐसे एग्जाम्पल्स आपके आंसर को और Chapter 6, Flora and Fauna of Jammu and Kashmir. चलिए देखते हैं why this is necessary for exams like UPS PCS, State PCS, and JKSSB. For all serious aspirants targeting JKSSB 2026 or State PCS, आप ये बात समझ लीजिए, रीजन के बायोरिसोर्सेज को समझना सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, ये आपके मेंस आंसर्स के लिए इकोनॉमी, कल्चर और साइंस को जोड़ने का एक जरिया है। तो आगे बढ़ते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का स्ट्रक्चर हमने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा है। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल कश्मीरी मेडिसिन का कॉन्टेक्स्ट समझेंगे कि इसकी बुनियाद क्या है। उसके बाद हम एक एक प्लांट का डिटेल एग्जामिनेशन करेंगे और ये हिस्सा आपके प्रीलिम्स के लिए बेहद हाई यील्ड है। और आखिर में इन सारे फैक्ट्स को हम सिंथेसाइज करेंगे ताकि आप इन्हें मेंस के लिए बेहतरीन आर्ग्यूमेंट्स में इस्तेमाल कर सकें। सेक्शन 1, द कॉन्टेक्स्ट। देखिए, किसी भी प्लांट का साइंटिफिक नाम रटने से पहले ना ये समझना जरूरी है कि हमारा सोर्स मटेरियल हमें क्या फाउंडेशन दे रहा है। ये कॉन्टेक्स्ट ही आपके मेंस आंसर्स को वो एनालिटिकल डेप्थ देगा जो आपको बाकी एस्पिरेंट्स से अलग करेगी। अब इस एक सेंटेंस को देखिए, ये पूरे चैप्टर की रूह है, इसकी सोल है। चलिए इसको आहिस्ता से ब्रेक डाउन करते हैं। पहला पॉइंट, ये लाइन सीधा आपके मेंस के जीएस पेपर 3 के टॉपिक्स कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम से जुड़ती हैं। इसका कोर आइडिया क्या है कि कश्मीर हिमालय की कुछ आम पौधों की स्पीशीज हैं जिनको ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम यानी टीएमएस में इस्तेमाल किया जाता है, खासतौर पर कफ, कोल्ड और दूसरी रेस्पिरेटरी डिजीजेस के इलाज के लिए। अब इसकी गहराई में जाते हैं। यहाँ 3 कीवर्ड्स हैं जिनको एक्सपैंड करना ज़रूरी है। पहला, कश्मीर हिमालय। इसका मतलब ये प्लांट्स एक स्पेसिफिक हाई एल्टीट्यूड टेम्परेट इकोजोन में मिलते हैं। ये चीज़ उन्हें यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ दे सकती है। दूसरा कीवर्ड है ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम। ये ज़रूरी नहीं कि आयुर्वेद या उनानी जैसे फॉर्मल कॉडिफाइड सिस्टम्स हों, अक्सर ये लोकल नॉलेज होता है जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पास होता है। और तीसरा, सबसे अहम, रेस्पिरेटरी डिजीजेज। सोर्स ने एक बहुत स्पेसिफिक एप्लीकेशन बताई है। इससे हम एक एनालिटिकल गेस ले सकते हैं कि इन सभी प्लांट्स में शायद सिमिलर बायोएक्टिव कंपाउंड्स हो सकते हैं जो सांस की तकलीफों में काम आते हैं। अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जहां से प्रीलिम्स में डायरेक्ट सवाल बनने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। इस सेक्शन में आपको साइंटिफिक नाम और लोकल नाम दोनों पर पूरा ध्यान देना है। मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट के लिए ये गोल्ड माइन है, इसको हल्के में मत लेना। तो लिस्ट का सबसे पहला प्लांट है सॉसुरिया कॉस्टस। इसका लोकल नाम है कुश्ता। इसको बिल्कुल साफ तौर पे याद रखें, सॉसुरिया कॉस्टस इज कुश्ता। सोर्स के मुताबिक इसका इस्तेमाल टीएमएस में रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स के लिए होता है। एग्जाम के नज़रिए से ये नाम इसलिए अहम है क्योंकि कुश्ता एक क्लासिकल थोड़ा संस्कृत जैसा नाम लगता है जो एग्जामिनर्स को अट्रैक्ट करता है। इसका कंजर्वेशन स्टेटस जैसे कि साइट्स लिस्टिंग या आईयूसीएन स्टेटस भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसे आप अलग से ज़रूर चेक करें। लेकिन अभी के लिए आपके लिए सीधा मैचिंग का सवाल बनेगा। लिस्ट 1 में सॉसुरिया कॉस्टस, लिस्ट 2 में कुश्ता, इतना ही।
अगला नाम आप सब जानते हैं, क्रोकस सैटिवस यानी सैफरन, जिसे हम ज़ाफ़रान भी कहते हैं। अब देखिए, सोर्स ने इसको भी रेस्पिरेटरी डिजीजेस के लिए टीएमएस में लिस्ट किया है, लेकिन इसकी अहमियत इससे कहीं आगे है। आपके मेंस एग्जाम के लिए ये सिर्फ एक प्लांट नहीं है, ये जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी है, ये एक जीआई टैग प्रोडक्ट है, ये हाई वैल्यू एग्रीकल्चर का एक प्राइम एग्जाम्पल है। जब आपसे जेएनके के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर सवाल पूछा जाएगा, आप सैफरन का जिक्र जरूर करेंगे। और अब आप उसमें ये वैल्यू एडिशन कर सकते हैं कि इसका ट्रेडिशनल मेडिसिनल यूज भी है, जो इसकी वैल्यू को और बढ़ाता है। दिस इज अ परफेक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ अ सिंगल प्लांट्स मल्टी डिमेंशनल रेलेवेंस। नेक्स्ट अप आर्टेमिसिया एब्सिंथियम। इसका लोकल नाम है तेथवन। यहाँ एक बहुत कॉमन ट्रैप है जिसमें एस्पिरेंट्स अक्सर फंस जाते हैं। आर्टेमिसिया जीनस के और भी स्पीशीज हैं जो खबरों में रहती हैं, जैसे आर्टेमिसिया एनोआ, जिससे मलेरिया की दवा बनती है। एग्जामिनर जानबूझकर ऑप्शंस में कंफ्यूज करेगा। आपको बिल्कुल सोर्स पर स्टिक करना है। हमारे सोर्स ने आर्टेमिसिया एब्सिंथियम यानी तेथवन का जिक्र किया है, और वो भी रेस्पिरेटरी डिजीजेस के कॉन्टेक्स्ट में। बस प्रीलिम्स के लिए इससे 1 इंच इधर-उधर नहीं सोचना है। द सोर्स इज योर बाउंड्री। अब देखिए, एक और ट्रिकी प्लांट, सॉसरेया ब्रैक्टियाटा। इसका लोकल नाम है बाले कुथे। यहां पर गौर कीजिए, पहला प्लांट था सॉसरेया कॉस्टस, जिसका नाम था कुस्ता। दोनों का जीनस सॉसरेया सेम है, और लोकल नामों में कुथ और कुस्ता का साउंड काफी मिलता जुलता है। दिस इज अ क्लासिक ट्रैप। एग्जामिनर एक ही क्वेश्चन में दोनों ऑप्शंस दे देगा और प्रेशर में गलती हो सकती है। आपको लोकल नाम पर फोकस करना है। ब्रैक्टियाटा इज बाले कुथे। इसको अलग से अपने नोट्स में हाईलाइट करके लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दतूरा स्ट्रेमोनियम, इसे आम भाषा में भी दतूरा ही कहते हैं। सोर्स के हिसाब से इसका टीएमएस में यूज है रेस्पिरेटरी डिजीजेस के लिए, लेकिन यहाँ मेंस के लिए एक ज़बरदस्त एनालिटिकल पॉइंट निकलता है। हम सब जानते हैं कि दतूरा टॉक्सिक यानी जहरीला भी होता है। इससे ये साबित होता है कि ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम्स में डोसेज और प्रेपरेशन का मेथड कितना अहम होता है। एक ही प्लांट दवा भी हो सकता है और जहर भी। मेंस में जब आप टीएमएस के चैलेंजेस पर लिखेंगे तो आप इस पॉइंट को जरूर मेंशन कर सकते हैं कि साइंटिफिक वैलिडेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन इज नेसेसरी टू अवॉइड पोटेंशियल टॉक्सिसिटी। ये आपके आंसर को एक बैलेंस्ड व्यू देगा। अब ये नाम देखिए, ट्रिलियम ग्रैंडीफ्लोरम, जिसका लोकल नाम है नागछत्री। यह एक क्लासिक यूपीएससी प्रीलिम्स फेवरेट टाइप का सवाल है। क्यों? एक यूनिक मेमोरेबल लोकल नाम नागछत्री यानी स्नेक्स अम्ब्रेला, और एक स्पेसिफिक हिमालयन हैबिटेट। ऐसे टर्म्स को यूपीएससी अक्सर एनवायरमेंट सेक्शन में पूछता है। इसका साइंटिफिक नाम थोड़ा मुश्किल है, ट्रिलियम ग्रैंडीफ्लोरम। इसको 2-3 बार बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन नागछत्री जेएनके के कॉन्टेक्स्ट में आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट वी हैव आर्नेबिया बेंथामी, और इसके 2 लोकल नाम दिए गए हैं, गौज़बान और खज़ाबान। यहाँ पर एग्जाम टिप बिल्कुल साफ है, आपको दोनों नाम याद करने होंगे। हो सकता है एग्जाम में ऑप्शन ए में गौज़बान लिखा हो और ऑप्शन बी में खज़ाबान। अगर आपने सिर्फ एक ही नाम पढ़ा है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं या क्वेश्चन को गलत समझ सकते हैं। सो मेक अ मेंटल नोट, आर्नेबिया बेंथामी इज गौज़बान एंड खज़ाबान। सोर्स ने दोनों दिए हैं, इसका मतलब दोनों इंपॉर्टेंट है। अब एक और दिलचस्प प्लांट, पायरस सिडोनिया। लोकल नाम है बामेचूंत। अब चूंत कश्मीरी में एप्पल या पेयर जैसे फ्रूट्स के लिए यूज होता है, और पायरस जीनस भी पेयर का है। तो ये प्लांट फ्लोरा के टॉपिक को सीधा जम्मू एंड कश्मीर के हॉर्टिकल्चर सेक्टर से जोड़ता है, जो वहां की इकोनॉमी का एक अहम स्तंभ है। ये एक फ्रूट बेयरिंग ट्री है जिसका मेडिसिनल यूज भी है। ये चीज आपसी इंटरलिंकेज को दर्शाती है। ये सिर्फ जंगली जड़ी बूटी नहीं है, ये वहां की एग्रीकल्चर और इकोनॉमी का भी हिस्सा है। मेंस के लिए ये एक बेहतरीन इंटरलिंकेज पॉइंट है। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन, स्किमिया एंक्विटेलिया। इसके भी 2 लोकल नाम हैं, वॉन पाटर और शिंगली मिंगली। शिंगली मिंगली जैसा नाम एग्जाम प्रेशर में भूलना आसान है, तो इसके लिए आप मेमोरी एड या निमोनिक्स बना सकते हैं। नाम को तोड़ लीजिए, शिंगली मिंगली 2-3 बार रिपीट कीजिए। वॉन पाटर शायद जंगल का पत्ता इंप्लाई कर रहा हो। ऐसे कनेक्शंस बनाने से रिकॉल आसान हो जाता है। द की इज टू मेक दीज नेम्स फेमिलियर टू योर ब्रेन बिफोर यू सी देम इन द एग्जाम हॉल। नेक्स्ट प्लांट है अजूगा पार्विफ्लोरा। लोकल नाम है जंगली जानिए आदम। इस नाम में एक बहुत बड़ा क्लू छुपा है। जंगली का मतलब होता है वाइल्ड। ये प्रीफिक्स एक हिंट दे रहा है कि ये प्लांट कल्टीवेटेड नहीं बल्कि वाइल्ड हार्वेस्टेड होता है। प्रीलिम्स में कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कंजर्वेशन पर। वाइल्ड हार्वेस्टेड मेडिसिनल प्लांट्स पर ओवर एक्सप्लॉयटेशन का खतरा ज्यादा होता है। तो ये जंगली वर्ड सिर्फ एक नाम का हिस्सा नहीं है, ये एक इकोलॉजिकल इनसाइट भी दे रहा है जो आपके एनालिसिस को बेहतर बनाएगा। अब ये नाम देखिए, लॉनिसेरा जापोनिका। लोकल नाम है काहुआकुल।
यहाँ आपके लिए एक जबरदस्त मेमोरी हुक है। काहवा सीधा कश्मीर के फेमस काहवा टी से जुड़ता है। कुल का मतलब ट्री या प्लांट होता है, तो काहवा कुल का मतलब हुआ काहवा प्लांट। अब हो सकता है इसका यूज काहवा में होता हो या इसका नाम सिर्फ ऐसा है, बट फॉर द एग्जाम ये कल्चरल कनेक्शन आपको नाम याद रखने में 100% हेल्प करेगा। लॉनिसेरा जापोनिका इज काहवा कुल। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिंक टू रिमेंबर। और हमारे लिस्ट का आखिरी प्लांट है र्यूम एसपी, जिसका लोकल नाम है पंबचलन। यहाँ पर टेक्निकल डिटेल पर ध्यान दीजिए, नाम के आगे लिखा है एसपी। इसका मतलब होता है स्पीशीज प्लूरल, यानी सोर्स किसी एक स्पीशीज की बात नहीं कर रहा, बल्कि पूरे र्यूम जीनस की कई स्पीशीज की बात कर रहा है जिनका यूज होता है। तो एग्जाम में सवाल र्यूम जीनस पर भी बन सकता है, ना कि किसी स्पेसिफिक स्पीशीज पर। फॉर एग्जाम्पल, द जीनस र्यूम लोकली नोन एज पंबचलन इन कश्मीर इज यूज्ड फॉर। This is a technical nuance you must remember. Alright, so far we focused on the facts for prelims. अब वक्त है इन सभी फैक्ट्स को मेंस के लिए सिंथेसाइज करने का। अगली स्लाइड पर हम इस सारी इन्फॉर्मेशन को एक सिंगल टेबल में कंसोलिडेट करेंगे। ये आपके रिवीजन के लिए और मेंस आंसर्स में आर्ग्यूमेंट्स बनाने के लिए एक पावरफुल टूल साबित होगा। ये टेबल कंसोलिडेशन की पावर को दिखाती है। आपके सामने पूरी लिस्ट है, साइंटिफिक नेम, लोकल नेम और सबका कॉमन यूज, रेस्पिरेटरी डिजीजेस। जब मेंस में आपसे J&K के बायो रिसोर्सेज पर या हिमालयन रीजन के ट्रेडिशनल नॉलेज पर सवाल आएं, तो आप इस टेबल से 3-4 एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लिख सकते हैं द कश्मीर हिमालय रीजन possesses a rich pharmacopoeia for respiratory ailments with plants like Southseria costus, Kusta, and Arnebia benthami, Gauzaban being used in its traditional medicinal system। ये एक फैक्ट बैक्ड हाई क्वालिटी आंसर बनाता है। इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले। चैप्टर है फ्लोरा एंड फौना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और आज का टॉपिक है वेटलैंड रिजर्व्स। ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि एग्जाम्स जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, जेके एसएसबी, इन सभी एग्जाम्स में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से सीधे सवाल आते हैं। हम फ्लोरा एंड फौना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम एक ऐसे क्रूशल टॉपिक पर फोकस करेंगे जो अक्सर ओवरलुक हो जाता है, लेकिन जहां से आपके मार्क्स आते हैं। ये जो छोटे छोटे टेबल्स आप देखते हैं, इन्हीं में आपके मार्क्स छुपे हुए हैं, खासकर जेके एसएसबी 2026 और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट्स के लिए। तो आज का हमारा मकसद, हमारा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल साफ है। ये जो ऑफिशियल लिस्ट है वेटलैंड रिजर्व्स की, इसको हम लाइन बाय लाइन डाइसेक्ट करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ रट्टा लगवाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी डीप एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है जो आपको मेंस के आंसर्स लिखने में मदद करेगी और प्रीलिम्स के जो ट्रैप्स होते हैं उनसे आपको बचाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले मेजर सेक्शन से। हम सबसे पहले फोकस करेंगे उन वेटलैंड्स पर जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आते हैं। इसे आप एक ज्योग्राफिकल टूर की तरह समझें, जिसमें हम हर एक लोकेशन और उसकी अहमियत को समझेंगे। ये देखिए, ये है पूरी ऑफिशियल लिस्ट जैसा कि सोर्स में दी गई है। एक ओवरव्यू के तौर पर इसे देखिए। अब हम इस टेबल की हर एक एंट्री को लाइन बाय लाइन ब्रेकडाउन करेंगे। हमारा मकसद है इसमें से मैक्सिमम वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना, हर एक डिटेल को समझना जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। सबसे पहले होकेरा वेटलैंड रिजर्व। इसका नाम देखिए, इसका एरिया है 13.75 स्क्वायर किलोमीटर्स और सबसे ज़रूरी इसकी लोकेशन। गौर से देखिए, डिस्ट्रिक्ट के कॉलम में लिखा है श्रीनगर/बडगाम। ये एक पोटेंशियल एग्जाम ट्रैप है। अक्सर हम एक ही डिस्ट्रिक्ट अज्यूम कर लेते हैं और ऑप्शन में श्रीनगर और बडगाम अलग अलग दिए जा सकते हैं। अब इस मैप को देखिए, यहाँ हमने श्रीनगर और बदगाम डिस्ट्रिक्ट्स को हाईलाइट किया है ताकि आपको होकरा की लोकेशन विजुअली एंकर हो जाए। सो द क्रूशियल पॉइंट इज इसकी ज्योग्राफिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस क्या है। जब एक रिजर्व दो डिस्ट्रिक्ट्स की बाउंड्रीज को क्रॉस करता है तो उसके मैनेजमेंट और कंजर्वेशन में इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। ये पॉइंट आपको मेंस के आंसर में एक एक्स्ट्रा एनालिटिकल एज दे सकता है। होकेरा के नाम के साथ आपने एक टर्म देखा, रामसर साइट। ये टर्म पहली बार आया है तो इसको समझना बहुत जरूरी है। रामसर साइट का मतलब है एक ऐसा वेटलैंड जिसको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दी गई है रामसर कन्वेंशन के तहत। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अपने इकोलॉजिकल फंक्शंस और रिच बायोडाइवर्सिटी, खासकर वाटरफॉल के हैबिटेट के लिए बेहद सिग्निफिकेंट माना जाता है। ये डेजिग्नेशन मिलने का मतलब है कि इसके कंजर्वेशन एफर्ट्स पर इंटरनेशनल नजर होती है और इसलिए एग्जाम क्वेश्चंस के लिए ये एक हॉट टॉपिक बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगले दो रिजर्व्स हैं मिरगुंद और हाईगम। हमने इनको एक साथ ग्रुप किया है क्योंकि इनका डिस्ट्रिक्ट कॉमन है, बारामूला। यहाँ पर जो चीज़ गौर करने वाली है वो है इनके रिलेटिव साइजेस का कंपैरिजन। मिरगुंड है 4 स्क्वायर किलोमीटर्स का, जबकि हाईगम उससे थोड़ा बड़ा 7.25 स्क्वायर किलोमीटर्स का है। ये छोटा सा कंपैरिजन आपको डेटा याद रखने में मदद करेगा।
आप इस मैप पर बारामूला डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन देखिए, नॉर्थ कश्मीर का एक अहम हिस्सा। यहाँ मैं आपसे एक रिटोरिकल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एक ही डिस्ट्रिक्ट में दो सिग्निफिकेंट वेटलैंड्स का होना उस रीजन की हाइड्रोलॉजी यानी वहाँ के वाटर सिस्टम के बारे में क्या बताता है? जरूर सोचिए इस पर। नेक्स्ट हम फोकस करते हैं शलाबुख पर। इसका एरिया देखिए 16.00 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये अब तक देखे गए वेटलैंड्स में से काफ़ी बड़ा है और इसकी लोकेशन है गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट में। सोर्स टेक्स्ट के मुताबिक ये भी एक रामसर साइट है जो इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को और ज़्यादा बढ़ा देता है। अब हम एक यूनिक केस देखेंगे, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। इस एक डिस्ट्रिक्ट में 4 नोटिफाइड वेटलैंड रिजर्व्स हैं, चैटलम, मणिबुग, क्रंचू और फ्रेशकोरी। इतनी हाई कॉन्सेंट्रेशन एक ही जगह पर, इसके पीछे ज्योग्राफिकल रीजंस हो सकते हैं, जैसे वहाँ का टोपोग्राफी या वाटर ड्रेनेज सिस्टम। डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये क्लस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस डेटा को बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए इस बार चार्ट को देखते हैं। आप साफ देख सकते हैं कि इनके साइज में कितना ज़्यादा फर्क है। चाटलम 8.52 स्क्वायर किलोमीटर्स पर इस ग्रुप में सबसे बड़ा है, जबकि मानीबुग और क्रैंचो काफ़ी छोटे हैं, लगभग 1 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। मेंस में जब कंपैरेटिव एनालिसिस के क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरह का डेटा आपके आंसर को सब्सटैंशिएट करने में बहुत काम आता है। अब हम अपना जियोग्राफिकल फोकस शिफ्ट करते हैं कश्मीर वैली से जम्मू रीजन की तरफ। यहाँ जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 4 रिजर्व्स हैं, घरना, परग्वाल, कुकेरियन और संग्राल असाचक। ध्यान दीजिए कि हम अब एक अलग टोपोग्राफिकल और क्लाइमेटिक जोन में आ गए हैं और ये इन वेटलैंड्स के पैरेक्टर को भी ज़रूर इन्फ्लुएंस करेगा। इस स्लाइड पर हम स्केल के फर्क को समझेंगे। ये एक बेहद ज़रूरी कंपैरिजन है। एक तरफ है घारना, जो जम्मू क्लस्टर में सबसे छोटा है, सिर्फ 0.75 स्क्वायर किलोमीटर्स, और दूसरी तरफ है परगवाल। इसका एरिया देखिए 49.25 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये सिर्फ जम्मू में नहीं बल्कि पूरी JNK की लिस्ट में सबसे बड़ा वेटलैंड रिजर्व है। ये वास्ट रेंज उनके इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में भी फर्क को दर्शाता है। परगवाल का साइज नोट कर लीजिए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जैन का सेक्शन को हम कंक्लूड करते हैं नंगा वेटलैंड रिजर्व के साथ। यह सांबा डिस्ट्रिक्ट में है और इसका एरिया 15.25 स्क्वायर किलोमीटर्स है। इसके साथ ही हमने पूरे जम्मू एंड कश्मीर यूटी में इन प्रोटेक्टिव एरियाज का ज्योग्राफिकल स्प्रेड देख लिया है, कश्मीर से लेकर जम्मू तक। चलिए अब हम दूसरे मेजर सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हम बात करेंगे लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड्स की। ये इकोसिस्टम्स एट द रूफ ऑफ द वर्ल्ड हैं। कोल्ड डेजर्ट एनवायरनमेंट में इन वेटलैंड्स के अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और चैलेंजेस होते हैं जो इन्हें जम्मू और कश्मीर के वेटलैंड से बिल्कुल अलग बनाते हैं। लद्दाख में 2 इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड वेटलैंड्स हैं और दोनों ही रामसार साइट्स हैं। पहला चोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स और दूसरा चोमोरिली लेक। इनका कोड डेटा देखिए, दोनों लेह डिस्ट्रिक्ट में हैं और इनका साइज देखिए 95.77 और 120 स्क्वायर किलोमीटर्स। सोचिए ये JNK के वेटलैंड से कितने ज़्यादा बड़े हैं। अब इनकी डेजिग्नेशन की टाइमलाइन पर गौर कीजिए। क्यूसोमोरी को रामसर स्टेटस बहुत पहले 2002 में मिल गया था। इसका एक लॉन्ग स्टैंडिंग स्टेटस है, लेकिन तीसोकार को ये डेजिग्नेशन हाल ही में 2020 में मिला है। सो द क्रूशल पॉइंट इज, इस रीसेंट इंक्लूजन की वजह से तीसोकार करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। आइए एक पल के लिए सोकार कक डेजिग्नेशन की सिग्निफिकेंस को समझें। 2020 में यह इंडिया का 42nd रामसार साइट बना था। एक और बात गौर करने वाली है, इसका नाम है वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक सिंगल वाटर बॉडी नहीं है, बल्कि ये एक मोज़ेक है जिसमें अलग अलग वाटर बॉडीज और मार्शेस यानी दलदली जमीन शामिल हैं। इस स्लाइड पर हमने सोकर कॉम्प्लेक्स के एरिया को हाईलाइट किया है, 95.77 स्क्वायर किलोमीटर्स। जरा इसे JNK के सबसे छोटे रिजर्व्स में से एक घरना से कंपेयर करके देखिए, जो 1 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम था। इससे आपको स्केल का सही अंदाजा होगा ये कितने विशाल इकोसिस्टम्स हैं। और अब चोमोरिली 120 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये एक हाई एल्टीट्यूड रामसार जाइंट है। 2002 में इसकी डेजिग्नेशन हुई थी। ये दुनिया की सबसे सिग्निफिकेंट हाई एल्टीट्यूड लेक्स में से एक मानी जाती है। इसका साइज और इसका स्टेटस दोनों ही इसे एग्जाम के लिए बेहद अहम बनाते हैं। लद्दाख सेक्शन को कंक्लूड करने के लिए ये मैप देखिए, जिसमें लेह डिस्ट्रिक्ट को हाईलाइट किया गया है। जैसा कि आप इस मैप पर देख सकते हैं, ये दोनों क्रिटिकल इकोसिस्टम्स चोकार और चोमोरिली लद्दाख के इस विशाल लेह डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल पार्क्स। ये टॉपिक UPSC, स्टेट PCS, JKSSB जैसे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंतहाई जरूरी है।
जो भी एस्पिरेंट्स 2026 JKSSB या स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक्सप्लेनर कॉन्जर्वेशन स्ट्रैटेजीज और प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क से जुड़े कॉम्प्लेक्स सवालों को सॉल्व करने में एक मजबूत फाउंडेशन बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपने आप को ज्योग्राफिकली ओरिएंट करना होगा। देखिए, किसी भी रीजन के एनवायरनमेंट को समझने के लिए उसके फिजिकल मैप को समझना पहला और सबसे जरूरी कदम है। आप इस मैप में देख सकते हैं कि कैसे पीर पंजाल रेंज और ग्रेटर हिमालयास इस पूरे लैंडस्केप को आपस में बांधे हुए हैं। इन्हीं पहाड़ी सिलसिलों के बीच, इन्हीं नदियों के किनारे हमारे नेशनल पार्क्स मौजूद हैं। एग्जाम में अक्सर मैप बेस्ड सवाल आते हैं, जहां आपसे पूछा जाएगा कि ये पार्क किस रिवर के नॉर्थ में है या किस रेंज के साउथ में है। इसलिए इनकी रिलेटिव लोकेशन को आपस में समझना बहुत ही जरूरी है। सो आज का हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, हम इस टॉपिक को कैसे अप्रोच करेंगे? सबसे पहले हम JNK के पूरे प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क को समझेंगे, एक बर्ड्स आई व्यू लेंगे। फिर उसके बाद हम एक एक करके इन अहम नेशनल पार्क्स की गहराइयों में उतरेंगे, दाचिगाम, सलीम अली और काजीनाग। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। ये हमें एक ऐसी नींव, एक ऐसी फाउंडेशन देगा जिस पर हम आगे की सारी इंफॉर्मेशन बिल्ड करेंगे। चलिए द बिग पिक्चर को देखते हैं। चलिए अब इन नंबर्स पर गौर करते हैं। मेंस में जब आप एनवायरमेंटल पॉलिसी पर आंसर लिखेंगे तो ये डेटा आपके आर्ग्यूमेंट को बहुत मजबूती देगा। तो कोर इन्फॉर्मेशन क्या है? सोर्स के मुताबिक गवर्नमेंट ने 4907.41 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क यानी पैन के अंडर नोटिफाई किया है, और ये JNK के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 11.60% बनता है। अब इसको एक्सपैंड करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि UT की 10% से ज्यादा जमीन सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेशन के लिए डेडिकेट की गई है। ये एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है जो इस हिमालयन रीजन की इकोलॉजिकल रिचनेस और उसकी फ्रेजाइलिटी, उसकी नाजुकता दोनों को दर्शाता है। और इसी नेटवर्क के अंदर हमें 571 एनिमल स्पीशीज, 73 मैमल स्पीशीज और 358 बर्ड स्पीशीज की एक बेहतरीन, एक अनबिलीवेबल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब इस स्लाइड में जो चीज इंटरेस्टिंग है वो है इसका ब्रेकडाउन। ये टेबल हमें साफ साफ दिखाता है कि कंजर्वेशन एफर्ट्स को अलग अलग कैटेगरीज में कैसे स्ट्रक्चर किया गया है। तो JNK UT में 4 नेशनल पार्क्स हैं, 14 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं, 16 कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं और 14 वेटलैंड रिजर्व्स हैं। प्रीलिम्स में एग्जामिनर क्या करता है, वो इन नंबर्स को आपस में मिक्स करके डेलिबरेटली ट्रिकी ऑप्शंस बनाता है। आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में इन नंबर्स को गलत कर देगा। इसलिए इनको अलग अलग याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब हम अपने पहले डीप डाइव पर आते हैं, दाचिगाम नेशनल पार्क। इस पार्क को अक्सर जम्मू एंड कश्मीर का क्राउन ज्वेल यानी ताज का हीरा भी कहा जाता है। और क्यों, ये हम आगे देखेंगे। देखिए, किसी भी एग्जाम के लिए लोकेशन एक फंडामेंटल डेटा पॉइंट होता है। तो दाचिगम नेशनल पार्क कहाँ है? ये श्रीनगर और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है, और ये अहम है कि ये ज़ाबरवान रेंज का हिस्सा है। अब इस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा एक्सपैंड करते हैं। इसका कैपिटल सिटी श्रीनगर के इतना करीब होना इसके लिए एक दोधारी तलवार जैसा है। एक तरफ ये इसे एक्सेसिबल बनाता है टूरिज्म के लिए, रिसर्च के लिए, लेकिन दूसरी तरफ यही चीज़ इसे ह्यूमन एनक्रोचमेंट, पोल्यूशन और दूसरे शहरी खतरों के लिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबल भी बनाती है। ये एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट चैलेंज है। इस पार्क का एरिया है 141 स्क्वायर किलोमीटर्स, 141। इस नंबर को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि जब हम आगे दूसरे पार्क्स की बात करेंगे तब इससे कंपेयर करके आपको स्केल का, साइज का सही अंदाजा होगा। यही कंपैरिजन आपके मेंस आंसर्स में आपको एक बेहतर पर्सपेक्टिव देने के काम आएगा। अब आते हैं इसकी हिस्ट्री पर। देखिए, इस पार्क की टाइमलाइन यहाँ के कंजर्वेशन के लंबे इतिहास को दिखाती है। ये जगह 1910 से ही प्रोटेक्ट की जा रही है, जब उस वक्त के जम्मू और कश्मीर के महाराजा ने इसे एक प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया था। उनका पर्सनल हंटिंग रिजर्व था ये, लेकिन इसे फॉर्मली एक नेशनल पार्क 1981 में बनाया गया। इसका मतलब क्या है? ये जो 70 साल का गैप है, ये असल में इंडिया में कंजर्वेशन पॉलिसी की एवोल्यूशन को दर्शाता है। एक रूलर के प्राइवेट रिजर्व से लेकर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जैसे मॉडर्न कानून के तहत एक नेशनल एसेट बनने तक का सफर। चलिए अब इसकी यूनिक ज्योग्राफी को एनालाइज करते हैं। पहला पॉइंट, ये जम्मू एंड कश्मीर का सबसे एलिवेटेड रिजर्व है। इसकी ऊंचाई का सीधा असर यहाँ के फ्लोरा और फौना पर पड़ता है, क्योंकि ये अलग अलग एल्टीट्यूडनल जोन्स क्रिएट करता है। दूसरा, मार्सल लेक इस पार्क का मेन वाटर सोर्स है, जिससे डैगवान रिवर निकलती है। ये नदी इस पूरे इकोसिस्टम की लाइफलाइन है। और तीसरा, यहाँ की टोपोग्राफी बहुत डाइवर्स है, जिसमें एल्पाइन पास्चर्स हैं जिन्हें लोकली मार्ग्स कहा जाता है, जैसे गुलमार्ग, सोनामार्ग। यहाँ मेडोज हैं, वाटरफॉल्स हैं और गहरी खाइयाँ हैं जिन्हें नार्स कहते हैं। ये टर्म्स मार्ग्स और नार्स प्रीलिम्स के लिए पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं। यहाँ की फ्लोरल बायोडाइवर्सिटी यानी पेड़ पौधों की विविधता
बिल्कुल जबरदस्त है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, स्पीशीज डाइवर्सिटी के मामले में हर्ब्स सबसे डोमिनेंट ग्रुप हैं। सोचिए, करीब 500 अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां यहां पाई जाती हैं। ये इस रीजन के हाई मेडिसिनल प्लांट पोटेंशियल को भी हाईलाइट करता है। इसके अलावा 50 प्रकार के पेड़ और 20 प्रकार की झाड़ियां भी यहां का हिस्सा हैं। अब आते हैं फौना यानी जीव जंतुओं पर, और यहाँ पर द एब्सोल्यूट क्रिटिकल पॉइंट, सबसे अहम जीव है हैंगुल, जिसे कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं। ये जम्मू और कश्मीर का यूटी एनिमल है और IUCN की लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इसकी आखिरी बड़ी पॉपुलेशन यहीं दाचीगाम में है, और इसकी प्रेजेंस ही दाचीगाम को यूनिकली इंपॉर्टेंट बनाती है। इसके अलावा यहाँ हिमालयन ब्राउन बेयर और हिमालयन ब्लैक बेयर दोनों पाए जाते हैं। दूसरे मैमल्स में मस्क डियर, लंगूर, हिमालयन मार्मोट और लेपर्ड शामिल हैं। और बर्ड्स की भी यहाँ काफ़ी डाइवर्सिटी है, जैसे कि मोनाल फेजेंट, कोकला, बियर्डेड वल्चर और बेहद खूबसूरत पैराडाइज फ्लाई कैचर। ओके, चलिए अब हम अपने दूसरे पार्क की तरफ बढ़ते हैं। ये पार्क दाचीगाम से काफ़ी अलग है, अपने कॉन्टेक्स्ट में, अपने साइज में और अपने पर्पस में। इस पार्क का नाम और इसका साइज ही इसके पर्पस के बारे में काफ़ी कुछ बता देते हैं। ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसका पहले नाम था सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क और इसका एरिया देखिए सिर्फ 9 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है एक अर्बन नेशनल पार्क का। इस तरह के पार्क्स को शहरी इलाकों में इंक्रोचमेंट, शहर से आने वाला पोल्यूशन और सॉलिड वेस्ट डंपिंग जैसे अनोखे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इसके साइज पर गौर कीजिए, सिर्फ 9 स्क्वायर किलोमीटर्स। जरा इसकी तुलना दाचीगम से कीजिए, जो 141 स्क्वायर किलोमीटर्स था। ये दाचीगम से लगभग 15 गुना छोटा है। इतने छोटे शहरी इलाके में बायोडाइवर्सिटी को बचाकर रखना अपने आप में एक बहुत ही रिमार्केबल, एक बहुत ही शानदार काम है। तो ये सलीम अली कौन थे जिनके नाम पर इस पार्क का नाम रखा गया? डॉक्टर सलीम अली इंडिया के सबसे मशहूर, सबसे बड़े ऑर्निथोलॉजिस्ट यानी बर्ड एक्सपर्ट थे। उन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इस पार्क का नाम उनके सम्मान में रखना इस जगह की बर्ड कंजर्वेशन के लिए, पक्षियों के संरक्षण के लिए अहमियत को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। चलिए अब इसकी की स्पीशीज को देखते हैं। फ्लोरा की तरफ देखें तो मैंग्रोव श्रबरी यहाँ की एक खास बात है। ये एक हिमालयन पार्क के लिए काफ़ी अनयूजुअल है और इसको एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक देता है। और फौना की बात करें तो यहाँ का मेन फोकस 70 से ज़्यादा बर्ड स्पीशीज पर है। इसके अलावा कश्मीरी एंटीलोप, जैकल, फ्लाइंग फॉक्स और हिमालयन ब्लैक बेयर जैसे मैमल्स भी यहाँ देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम अपने आज के आखिरी पार्क की तरफ बढ़ते हैं और आप देखेंगे कि इसका कॉन्टेक्स्ट, इसके बनने की वजह बाकी दोनों से कैसे बिल्कुल अलग है। इस पार्क की लोकेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखती है। ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में झेलम नदी के नॉर्दर्न बैंक पर लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC के बिल्कुल करीब स्थित है। इस पार्क को 2 पुरानी सेंचुरीज, लिम्बर और लचीपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को मिलाकर बनाया गया है। इसकी LOC से नज़दीकी इसे ट्रांसबाउंड्री कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए एक पोटेंशियल साइट बनाती है। इस तरह के पार्क्स को अक्सर पीस पार्क्स कहा जाता है, जो एनवायरमेंटल डिप्लोमेसी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल बन सकते हैं। Now what's really interesting is this quote from the source material. ये कोड एक ऐसे विजन, एक ऐसी कल्पना को हाईलाइट करता है जहां कॉन्जर्वेशन पॉलिटिकल बाउंड्रीज से ऊपर उठ जाती है। एक ऐसा पार्क जो 2 देशों के बीच शांति और कोऑपरेशन का प्रतीक, एक सिंबल बन सकता है। इस पार्क के बनने की कहानी भी बहुत अनोखी है। इसका क्रिएशन कारगिल वार के बाद के सिनारियो का एक डायरेक्ट आउटकम था। जंग के बाद उस इलाके में मौजूद एंडेंजर्ड मारखोर को बचाने का प्रेशर बढ़ा और उसी के नतीजे में इस नेशनल पार्क को बनाया गया। ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि कैसे कभी-कभी कॉन्फ्लिक्ट और सिक्योरिटी कंसर्न्स भी कॉन्जर्वेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये है वो जानवर जो इस सब के सेंटर में है, द मारखोर। ये एक बहुत ही दुर्लभ और थ्रेटेंड कैटेगरी की जंगली बकरी है जिसके पास अजीब कॉर्कस्क्रू जैसे सींग होते हैं। इसके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही इस पूरे पार्क को डिज़ाइन किया गया था। ये इस पार्क की फ्लैगशिप स्पीशीज़ है। इसको बचाकर हम एक अम्ब्रेला इफेक्ट क्रिएट करते हैं जिससे इसका पूरा इकोसिस्टम, इसके साथ रहने वाले बाकी टॉपिक है वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। ये टॉपिक UPSC, स्टेट PCS, SSC, JKSSB जैसे तमाम एग्जाम्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है। आप में से जो भी JNK के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ख़ास तौर पर आने वाले JKSSB 2026 और स्टेट PCS के एग्जाम्स, उनके लिए आज का ये डीप एनालिसिस एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। देखिए, अक्सर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो प्रोटेक्टेड एरियाज को बस एक लिस्ट समझकर रट्टा मार लेते हैं कि फला पार्क कहाँ है। लेकिन एग्जाम का पैटर्न अब बिल्कुल बदल चुका है।
अब आपसे उनके लीगल और इकोलॉजिकल डिस्टिंक्शंस यानी उनके कानूनी और माहौलियाती फ़र्क पर एनालिटिकल सवाल पूछे जाते हैं, और यही वो गहराई है, यही वो डेप्थ है जो आपको प्रीलिम्स में दूसरों से आगे रखेगी और मेंस में एक बेहतरीन आंसर लिखने में मदद करेगी। तो चलिए शुरुआत बिल्कुल बुनियाद से करते हैं। सबसे पहले हमें इस लफ्ज़ को ही डिकोड करना होगा। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आखिर होता क्या है? जब तक हम इसकी डेफिनेशन और इसके पीछे के लीगल फ्रेमवर्क को ठीक से नहीं समझेंगे, तब तक हम जम्मू एंड कश्मीर के स्पेसिफिक सेंचुरीज की असली अहमियत को पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। स्क्रीन पर दी गई डेफिनेशन को गौर से देखिए, ये सीधा सोर्स से ली गई है। अ सेंचुरी इज अ रिजर्व्ड एरिया विच इज यूज्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनिमल। चलिए इस लाइन को तोड़कर समझते हैं। पहला कीवर्ड है रिजर्व्ड एरिया। इसका मतलब है कि सरकार ने कानून के तहत इस जमीन को एक खास मकसद के लिए मखसूस कर दिया है। अब सवाल उठता है, वो मकसद क्या है? वो मकसद है कंजर्वेशन ऑफ एनिमल। और यहां पर पिन्ड एग्जाम टिप पर ध्यान दें। प्राइमरी फोकस फौना पर है, यानी जानवरों की हिफाजत पर। फ्लोरा यानी वहां के पेड़ पौधे, वहां की वेजिटेशन, उनकी प्रोटेक्शन एक सेकेंडरी, एक दूसरे दर्जे का ऑब्जेक्टिव है। और नेशनल पार्क से इसका यही सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी फर्क है जिसे एग्जामिनर बार बार आपसे टेस्ट करेगा। अब ये स्लाइड आपके सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर कर देगी। जरा लेफ्ट कॉलम देखिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लिखा है सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड। सोर्स के मुताबिक इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कुछ हद तक एक रेगुलेटेड तरीके से टिम्बर हार्वेस्टिंग यानी लकड़ी काटना या माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि शहद, जड़ी बूटियां या ग्रेजिंग की इजाजत दी जा सकती है। लेकिन अब राइट कॉलम पर आइए। नेशनल पार्क में मोस्ट ह्यूमन एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड। वहां प्रोटेक्शन का लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। दूसरा अहम पॉइंट, सेंचुरी में प्राइवेट ओनरशिप राइट्स कंटिन्यू कर सकते हैं अगर वो कंजर्वेशन के मकसद को नुकसान ना पहुंचाएं, जबकि एक नेशनल पार्क के अंदर कोई भी प्राइवेट जमीन नहीं हो सकती। यही वो बारीक फर्क है, यही वो न्यूआंसेस हैं जहां पर एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करता है। अब जब हमने थियोरी को अच्छे से समझ ली है, तो चलिए अपनी पहली केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस सेंचुरी की सबसे खास बात इसका निकनेम है द बैम्बू रिजर्व। ये नाम ही हमें पहला इशारा दे देता है कि इसकी इकोलॉजिकल पहचान, इसकी शनाख्त क्या है, और ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है। चलिए इन फैक्ट्स को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। लोकेशन है कथुआ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। दूसरा और प्रीलिम्स के लिए सबसे जरूरी पॉइंट, साइटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर उज। देखिए, जब कोई प्रोटेक्टेड एरिया एक नदी के किनारे होता है तो वो एक रिवरीन इकोसिस्टम बनाता है। ये एक ऐसा डायनामिक माहौल होता है जहां पानी और जमीन आपस में मिलते हैं, जो मछलियों, परिंदों और एम्फीबियंस के लिए एक बहुत ही रिच हैबिटेट, एक बेहतरीन घर प्रोवाइड करता है। एग्जाम्स में अक्सर प्रोटेक्टेड एरियाज को उनसे जुड़ी नदियों के साथ मैच करने के लिए कहा जाता है। इसीलिए उज रिवर को जसरोता से हमेशा के लिए लिंक करके याद रखें। और तीसरा पॉइंट, एस्टैब्लिश्ड 1987। ये साल आगे भी हमें देखने को मिलेगा, इस पर खास ध्यान दीजिएगा। इस मैप पर एक नजर डालिए। यहां आप जम्मू डिवीजन की लोकेशन देख सकते हैं। जसरोता सेंचुरी कथुआ डिस्ट्रिक्ट में, यानी जम्मू के प्लेन्स, यानी मैदानी इलाके में आती है, और इसकी यही जियोग्राफिकल लोकेशन इसके सब ट्रॉपिकल नेचर को डिफाइन करती है। इसका साफ मतलब यह है कि यहाँ का मौसम, यहाँ की मिट्टी और यहाँ की वेजिटेशन कश्मीर के हाई एल्टीट्यूड एल्पाइन सेंचुरी से बिल्कुल अलग है। ये मैप बहुत खूबसूरती से दिखाता है कि जम्मू एंड कश्मीर में एक ही यूनियन टेरिटरी के अंदर कितनी जबरदस्त जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी मौजूद है। तो सबसे जरूरी पॉइंट, जसरोता की असली पहचान इसके बैम्बू प्लांटेशन से है। जब किसी एक एरिया में कोई एक ही प्लांट स्पीशीज, जैसे यहाँ पर बैम्बू है, वो डोमिनेट करती है, तो वो एक बहुत ही यूनिक किस्म का हैबिटेट बनाती है। इससे सॉइल की कॉम्पोजिशन पर, वाटर रिटेंशन पर और वहाँ रहने वाले जानवरों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अब आपको सोचना ये चाहिए कि बैम्बू के इन घने जंगलों में किस तरह के जानवर आसानी से रह सकते हैं। उन्हें वहाँ खाने को क्या मिलता होगा, उन्हें शिकारियों से छुपने के लिए कैसी जगह मिलती होगी। इस तरह की एनालिटिकल थिंकिंग ही आपको मेंस के आंसर्स में दूसरों से अलग करेगी। चलिए अब हम जम्मू के मैदानी इलाकों से निकलकर कश्मीर के बुलंद पहाड़ों की तरफ चलते हैं, गुलमार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लेकिन गुलमार्ग सिर्फ एक सेंचुरी नहीं है, इसकी एक बड़ी और बहुत खास पहचान है। ये एक बायोस्फीयर रिजर्व को भी अपने अंदर समेटे हुए है। एक बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को का डेजिग्नेशन होता है। ये एक ऐसी जगह होती है जहां कंजर्वेशन के साथ साथ सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट को भी बैलेंस किया जाता है। यहाँ के वाइटल स्टेटिस्टिक्स पर नजर डालते हैं। लोकेशन है बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट, एरिया है 180 स्क्वायर किलोमीटर्स और एस्टैब्लिशमेंट ईयर देखिए, फिर से 1987, बिल्कुल जसरोता की तरह। ये एक पैटर्न है। ऐसा लगता है कि 1980s के आखिरी सालों में JNK में कंजर्वेशन को लेके एक बड़ा पुश दिया गया था, शायद 1983 के नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के असर में। और सबसे अहम पॉइंट, इंक्लूड्स गुलमार्ग बायोस्फीयर रिजर्व।
जब एक सैंक्चुरी और एक बायोस्फीयर रिजर्व एक ही जगह पर मौजूद हों तो ये उस जगह की एक्सट्रीम इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को, उसकी अहमियत को दोगुना कर देता है। अब इस पे फोकस कीजिए। द फाना ऑफ दिस सैंक्चुरी इंक्लूड हैंगुल। यहां पर हमें रुकना होगा और इस बात को समझना होगा। हैंगुल यानी कश्मीरी स्टैग न सिर्फ जम्मू और कश्मीर का यूटी एनिमल है, बल्कि ये एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज भी है IUCN की रेड लिस्ट में। इसका मतलब ये है कि इसकी आबादी जंगल में खत्म होने की बिल्कुल कगार पर है। इसलिए किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया में अगर हैंगुल पाया जाता है तो उस जगह की कंजर्वेशन वैल्यू नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ जाती है। चलिए यहाँ के फौना की लिस्ट को आराम से देखते हैं। हंगुल के अलावा यहाँ सिरौ है, जो एक गोट एंटीलोप है। फिर आते हैं बड़े शिकारी, ब्राउन बेयर, लेपर्ड और ब्लैक बेयर, और साथ में रेड फॉक्स भी है। इस लिस्ट में सबसे अहम चीज इसका बैलेंस है, इसका तवाजुन। एक तरफ आपके पास लार्ज हर्बिवोर्स हैं जैसे हंगुल और सिरो, जो वेजिटेशन को कंट्रोल करते हैं, और दूसरी तरफ एपेक्स प्रेडेटर्स हैं जैसे लेपर्ड और बेयर, जो इन हर्बिवोर्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं। जब एक इकोसिस्टम में प्रेडेटर और प्रे यानी शिकारी और शिकार दोनों की एक हेल्दी पॉपुलेशन हो तो ये एक स्टेबल और कॉम्प्लेक्स फूड वेब का इशारा है। यही एक तंदुरुस्त जंगल की निशानी होती है। अब हम एक और बहुत ही अहम सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं, ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है और इसे JNK का एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट माना जाता है। हॉटस्पॉट का मतलब है एक ऐसी जगह जहां बहुत ज्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं और जिनमें से कई ऐसी हैं जो या तो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती या फिर खतरे में हैं। स्क्रीन पर आपको सिर्फ एक नंबर दिख रहा है, 425 स्क्वायर किलोमीटर्स। इस नंबर की अहमियत को समझें। बड़े मैमल्स जैसे ब्राउन बेयर या हंगल को घूमने, शिकार करने और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़े इलाके की ज़रूरत होती है। इसे उनका होम रेंज कहते हैं। इतना बड़ा कंटीजियस यानी एक साथ जुड़ा हुआ प्रोटेक्टेड एरिया उनके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। छोटे टूटे हुए जंगल के टुकड़े, जिसे हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन कहते हैं, उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते। यहाँ कोड डिटेल्स को एक बार फिर से देखते हैं। लोकेशन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, एरिया 425 स्क्वायर किलोमीटर्स जैसा हमने अभी डिस्कस किया, और एस्टैब्लिशमेंट ईयर फिर से 1987। तीसरी बार ये साल हमारे सामने आ रहा है। जसरोता, गुलमर्ग और अब ओवेरा अरू। इससे एक बिल्कुल क्लियर पैटर्न नजर आ रहा है। एग्जाम में अगर आपको JNK की कंजर्वेशन हिस्ट्री पर लिखना हो तो आप 1987 को एक लैंडमार्क ईयर के तौर पर जरूर मेंशन कर सकते हैं। ये टेबल बहुत ज़रूरी है। इसमें ओवरारू के अहम मैमल्स की लिस्ट है। हैंगुल यहाँ भी मौजूद है। इसके बाद है कश्मीर मस्क डियर। मस्क डियर यानी कस्तूरी मृग अपने मस्क पॉड के लिए इतना ज़्यादा शिकार किया गया कि ये एंडेंजर्ड हो गया। फिर है एशियाटिक आइबेक्स, जो ऊंचे पहाड़ों का एक मास्टर क्लाइंबर माना जाता है। हिमालयन सेरो, कॉमन लेपर्ड, एशियाटिक ब्लैक बेयर और हिमालयन ब्राउन बेयर भी हैं। ये लिस्ट सिर्फ JNK के लिए नहीं बल्कि पूरे हिमालयन रीजन के लिए बहुत अहम है। इन कैरिज्मेटिक मेगाफोना का यहाँ होना ओवरारू को ग्लोबल कंजर्वेशन मैप पर लाकर खड़ा कर देता है। मैमल्स के बाद अब यहाँ के एवियन स्पीसीज यानी परिंदों पर आते हैं, और ये टेबल प्रीलिम्स के लिए एक गोल्ड माइन है। यहाँ 4 अहम बर्ड स्पीशीज और उनका IUCN कंजर्वेशन स्टेटस दिया गया है। पहला है इजिप्शियन वल्चर, जिसका स्टेटस एंडेंजर्ड है यानी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। दूसरा है कश्मीर फ्लाई कैचर, जो वल्नरेबल है यानी हाई रिस्क इन द मीडियम टर्म। और 2 नियर थ्रेटन स्पीशीज, यूरोपियन रोलर और टाइटलर्स लीफ वॉबलर, जिनका मतलब है कि इन पर अभी से नजर रखने की सख्त जरूरत है। आपको इन स्पीशीज के नाम, उनका स्टेटस और वो किस सेंचुरी में मिलती हैं, ये तीनों चीजें हमेशा याद रखनी है। अब हम इस एक्सप्लेनर में आखिरी 2 सैंक्चुरीज की तरफ पढ़ते हैं, नंदिनी और राजपरियान। हम इन दोनों को एक साथ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इनके अपने अपने स्पेसिफिक कंजर्वेशन रोल्स हैं और ये हमें प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट के अलग अलग चैलेंजेस भी दिखाते हैं। नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन बहुत ही यूनिक है। ये जम्मू शहर से सिर्फ 38 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 44 पर वाक़ है। ये छोटा है, एरिया में लगभग 33 स्क्वायर किलोमीटर्स का। यहाँ की फौना में लियोपर्ड, वाइल्ड बोर और ग्रे लैंग्यूर शामिल हैं। लेकिन इसकी खास पहचान है इसकी फैजांस की आबादी से। फैजांस जैसे परिंदे फॉरेस्ट की हेल्थ के बहुत अच्छे बायो इंडिकेटर्स माने जाते हैं, लेकिन इसकी लोकेशन, शहर और हाईवे के इतने करीब होना इसे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के लिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबल बनाती है। इसका मतलब है रोड किल का खतरा, इंसानी बस्तियों से रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन और पोल्यूशन का खतरा। ये इसके मैनेजमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अब आते हैं राजपरियन पर।
जिसे दक्सुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं। ये सिर्फ 20 स्क्वायर किलोमीटर्स का है और बाकी सेंचुरीज के मुकाबले बहुत रीसेंट है, 2002 में एस्टैब्लिश हुआ। लेकिन इसके साइज पर मत जाइए, इसके की फौना को देखिए। हिमालयन ब्लैक बेयर, हंगुल और मस्क डियर, ये तीनों ही हाई वैल्यू कंजर्वेशन स्पीशीज हैं। इतने छोटे से एरिया में इतनी अहम स्पीशीज का होना ये बताता है कि ये एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर या एक रेफ्यूज एरिया हो सकता है। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर एक रास्ते की तरह होता है जो दो बड़े जंगलों को आपस में जोड़ता है, जिससे जानवर सेफली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं। ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इनिशिएटिव्स। और ये ज़रूरी क्यों है? ये ज़रूरी है एग्जाम्स के लिए, जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, जेकेएसएसबी, सभी एग्जाम्स के लिए। जो एस्पिरेंट्स जेकेएसएसबी 2026 और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए गवर्नेंस और एनवायरनमेंट सिलेबस का ये एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ये एक्सप्लेनर आपको पॉलिसी ऑन पेपर और कंजर्वेशन ऑन ग्राउंड के बीच का जो फ़र्क है, उसको समझने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं जेएनके स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के मैंडेट और उसके ऑब्जेक्टिव से। देखिए, किसी भी रीजन के नेचुरल रिसोर्सेज, खासतौर पर फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए एक मजबूत संस्था, एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की जरूरत होती है। जेएनके में ये काम स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन करती है। इसकी कानूनी बुनियाद क्या है और इसके कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम आगे के कंजर्वेशन एफर्ट्स को सही कॉन्टेक्स्ट में रख सकें। अब इस स्लाइड पे सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से ये टर्म आपके लिए C1 यानी कनेक्ट का काम करता है। मेंस में इस पर डायरेक्ट सवाल बन सकता है कि इनमें फ़र्क क्या है। तो C2, इसका कोर मतलब क्या है? अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ऐसी बॉडी होती है जिसे सीधे पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के एक एक्ट के जरिए बनाया जाता है। JNK-SFC को बनाया गया था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन एक्ट 1978 के अंडर। अब आते हैं E यानी एक्सपेंशन पर। इसका गहरा मतलब ये है कि ये एक नॉर्मल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरह नहीं है। इसको एक खास किस्म की ऑटोनॉमी यानी आज़ादी और स्पेशल पावर्स दी गई हैं जो एक डिपार्टमेंट के पास नहीं होती। इसकी अपनी एक अलग लीगल आइडेंटिटी है। ये खुद के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, केस कर सकती है, और इसने पुराने गवर्नमेंट लंबरिक अंडरटेकिंग यानी GLU को एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब उसके सारे काम, सारे एसेट्स, सारी जिम्मेदारियां अब इस कॉर्पोरेशन के अंडर आ गईं। बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड काम के लिए एक स्पेशलाइज्ड बॉडी बनाई गई। अब आते हैं इस कॉर्पोरेशन के बुनियादी मकसद पर। पहला पॉइंट है बेटर प्रिजर्वेशन, सुपरविजन एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट्स। यहाँ C2 कोर में 3 अलग अलग लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं और तीनों का मतलब बहुत न्यूआंस्ड है। चलिए E एक्सपैंड करते हैं। प्रिजर्वेशन का मतलब है जंगल को उसके नेचुरल स्टेट में महफूज रखना, बिल्कुल वैसे ही मिनिमम इंटरफेरेंस के साथ। सुपरविजन का मतलब है एक्टिव निगहबानी, जैसे गार्डियन करता है, देखना कि सब ठीक चल रहा है, कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही। और डेवलपमेंट का मतलब है फॉरेस्ट्स की हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाना, जैसे एफोरेस्टेशन करके या सॉइल क्वालिटी इंप्रूव करके। अब दूसरा पॉइंट देखिए, बेटर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। यह आपके लिए एग्जाम का सबसे बड़ा T यानी ट्रैप है। यहाँ एक्सप्लॉयटेशन का मतलब बर्बादी या अंधाधुंध कटाई बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है फॉरेस्ट की पैदावार का साइंटिफिक और सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करना, ताकि स्टेट की इकोनॉमी को भी फायदा हो और फॉरेस्ट की सेहत पर भी कोई बुरा असर न पड़े। तो इसका क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है कंजर्वेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटी के बीच। हमने ऑब्जेक्टिव्स तो देख लिए हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव्स सिर्फ कागज़ पर ना रह जाएं, इसके लिए ज़रूरी है फंक्शंस। फंक्शंस वो प्रैक्टिकल कदम हैं, वो काम हैं जिनके ज़रिए ऑब्जेक्टिव्स को ज़मीन पर उतारा जाता है। तो अब हम इस कॉर्पोरेशन के काम यानी इसके की फंक्शंस को डिटेल में देखेंगे। ये हमें बताएगा कि ये संस्था असल में करती क्या है, फ्रॉम रिसोर्स एक्सट्रैक्शन टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। एक एक करके इन फंक्शंस को एक्सपैंड करते हैं। पहला, रिमूवल एंड डिस्पोजल ऑफ ट्रीज एंड एक्सप्लॉइट फॉरेस्ट रिसोर्सेज। यहाँ फिर से एक्सप्लॉइट का मतलब साइंटिफिक यूटिलाइजेशन है, सस्टेनेबल तरीके से। ये इसका कमर्शियल विंग है जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है। दूसरा फंक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरटेक रिसर्च प्रोग्राम्स। इससे ये साफ होता है कि SFC सिर्फ एक लॉगिंग एजेंसी नहीं है, इट्स अ नॉलेज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये रिसर्च करती है फॉरेस्ट्स और उनके प्रोडक्ट्स पर, बेहतर मैनेजमेंट टेक्निक्स ढूंढती है। तीसरा, प्रोवाइड टेक्निकल एडवाइस टू द गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि इसके पास वो एक्सपर्टीज है, वो टेक्निकल नो हाउ है कि सरकार को भी सलाह दे सकती है फॉरेस्ट्री के मामलों पर। और आखिरी फंक्शन, मैनेज, मेंटेन एंड डेवलप फॉरेस्ट्स। ये इसके कंजर्वेशन रोल को, इसकी बुनियादी जिम्मेदारी को हाईलाइट करता है। तो आप देख सकते हैं इसका रोल कितना मल्टी डायमेंशनल है, कमर्शियल भी, रिसर्च बेस्ड भी, एडवाइजरी भी और कंजर्वेशन फोकस्ड भी।
अब तक हमने इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात की, लेकिन फ्रेमवर्क तब तक अधूरा है जब तक उसके जरिए स्पेसिफिक एक्शंस न लिए जाएं। तो अब हम अपना फोकस शिफ्ट करते हैं JNK के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स पर, और शुरुआत करेंगे एक ऐसे जानवर से जिसे गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स भी कहा जाता है, द मैग्निफिसेंट स्नो लेपर्ड। इस स्लाइड पर आप IUCN रेड लिस्ट का स्केल देख रहे हैं। स्नो लेपर्ड को वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। C1 ये प्रीलिम्स के लिए कनेक्ट है। C2 कोर में वल्नरेबल होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये स्पीशीज वाइल्ड में एक्सटिंक्शन का यानी विलुप्त होने का हाई रिस्क फेस कर रही हैं। अब एक्सपैंड करते हैं। इसका मतलब है कि अगर हमने फॉरेन कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं लिए तो ये जल्द ही अगले और ज्यादा खतरनाक स्टेज यानी एंडेंजर्ड कैटेगरी में चला जाएगा। इसी खतरे को एड्रेस करने के लिए 2009 में एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की जरूरत महसूस हुई। तो आइए इस प्रोजेक्ट को एक नज़र में समझते हैं। लॉन्च ईयर है 2009। मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्स। इसका मकसद है हाई एल्टीट्यूड के वाइल्ड लाइफ और उनके हैबिटेट्स यानी उनके रहने की जगह को महफूज करना। लेकिन इस टेबल में सबसे अहम लफ्ज़ है इसकी मेथडोलॉजी, पार्टिसिपेटरी पॉलिसीज एंड एक्शंस। ये मेंस के लिए एक गोल्डन कीवर्ड है। इसका मतलब है कि कॉन्जर्वेशन अब सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स नहीं करते हैं, इसमें लोकल कम्युनिटीज़, वहाँ रहने वाले लोग, उनको भी हिस्सा बनाया जाता है, उनको भी शामिल किया जाता है, क्योंकि उनके सहयोग के बिना, उनकी पार्टिसिपेशन के बिना कोई भी कॉन्जर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो इस प्रोजेक्ट के तहत एक्चुअल काम क्या होता है? चलिए इसको एक्सपैंड करते हैं। पहला, हैबिटेट इम्प्रूवमेंट, यानी चरागाहों या पैस्चर्स को बेहतर बनाकर। इससे क्या होगा? इससे स्नो लेपर्ड के शिकार यानी उसके प्रे बेस जैसे आइबेक्स और ब्लू शीप की आबादी बढ़ेगी। जब प्रे बेस मजबूत होगा तो प्रेडेटर की पॉपुलेशन भी नेचुरली स्टेबल रहेगी। दूसरा, इलीगल शिकार को रोकने के लिए पेट्रोलिंग यानी गश्त लगाना, एंटी पोचिंग मेजर्स। और तीसरा, माइक्रो लेवल प्लानिंग और इको डेवलपमेंट। इसका मतलब है लोकल लेवल पर, गांव के लेवल पर प्लान बनाना और ऐसे काम करना जिससे इंसान और जानवर के बीच टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट कम हो। और ये सब JNK के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि इंडिया की 60 से 65% स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन यही रहती है। अब हम आते हैं एक और बहुत ही अहम प्रोजेक्ट पर, प्रोजेक्ट हंगुल। ये स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट से भी पुराना है, 1970s में शुरू हुआ था। हंगुल यानी कश्मीर स्टैग ना सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर का यूटी एनिमल है, बल्कि इसकी स्थिति बेहद नाजुक है। इसलिए इसके कंजर्वेशन को द बैटल टू सेव द कश्मीर स्टैग कहा जाता है। एक ऐसी जंग जिसे जीतना JNK के इकोलॉजिकल हेरिटेज के लिए बहुत जरूरी है। इस स्लाइड पर IUCN स्केल को फिर से देखिए। हेंगोल को क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। ये वल्नरेबल से 2 कदम आगे है। इसका मतलब है कि ये जंगली हालात में विलुप्त होने का यानी एक्सटिंक्शन का एक्सट्रीमली हाई रिस्क फेस कर रहा है। ये एक्सटिंक्शन से ठीक पहले की आखिरी स्टेज है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रोजेक्ट हेंगूल की अहमियत कितनी ज़्यादा है। हर एक हेंगूल का बचना अब मायने रखता है। आप इसको बहुत बहुत ध्यान से सुनिए। इट्स पॉपुलेशन इंक्रीज टिल 2009 एंड आफ्टर 2009 इट्स पॉपुलेशन स्टार्टेड टू डिक्लाइन। ये स्टेटमेंट C1 आपसे कनेक्ट करता है एज एन एस्पिरेंट। आपको सिर्फ सरकारी स्कीम्स की तारीफ नहीं करनी, आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है। C2 कोर में ये लाइन बताती है कि प्रोजेक्ट ने शुरुआत में कुछ कामयाबी हासिल की, आबादी बढ़ी, लेकिन 2009 के बाद आबादी फिर से गिरने लगी। अब एक्सपैंड करते हैं। हमें सोचना होगा कि 2009 के बाद ऐसा क्या हुआ? क्या हैबिटेट में कोई प्रॉब्लम आई? क्या ग्रेजिंग प्रेशर बढ़ गया? क्या पोचिंग फिर से शुरू हो गई? ये कंजर्वेशन चैलेंजेस की एक परफेक्ट केस स्टडी है जो पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन के बीच के गैप को साफ साफ दिखाती है। और 2009 के बाद पॉपुलेशन गिरने की एक बड़ी वजह शायद इस स्लाइड पर लिखी है। एक कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर खोला गया था शिगागढ़ में। देखिए, कैप्टिव ब्रीडिंग एक बहुत ज़रूरी टूल होता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए। इसमें उनको एक कंट्रोल्ड, सेफ एनवायरनमेंट में ब्रीड करवाया जाता है ताकि उनकी संख्या बढ़े और उन्हें बाद में जंगल में छोड़ा जा सके। लेकिन ये सेंटर बिकेम डिसफंक्शनल एंड नॉन ऑपरेटिव। ये काम नहीं कर पाया। ये एक बहुत बड़ा इम्प्लीमेंटेशन फेलियर है। एक इतना इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट और उसका एक इतना अहम हिस्सा नाकाम हो गया। इसका सीधा असर हंगुल के भविष्य पर पड़ा और ये दिखाता है कि अच्छी पॉलिसी बनाना ही काफ़ी नहीं है, उसे ठीक से ज़मीन पर उतारना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब अपने आखिरी इनिशिएटिव पर चलते हैं। ये है मार्खौर रिकवरी प्रोग्राम। मार्खौर, जो एक किस्म की जंगली बकरी है, ये भी हिमालयस की एक की स्पीशीज़ है।
इसको बचाने के चैलेंजेस अलग हैं, खासकर इसके स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से। ये प्रोग्राम ज़्यादातर उन इलाकों में फोकस्ड हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास हैं, जैसे कि काज़ीनाग नेशनल पार्क। IUCN लिस्ट पर मार्खौर का स्टेटस नियर थ्रेटेंड है। इसका मतलब है कि ये अभी वल्नरेबल नहीं है, लेकिन खतरे के बहुत करीब है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो जल्द ही उस कैटेगरी में जा सकता है। सोर्स के मुताबिक इसके लिए सबसे बड़ा खतरा है हंटिंग बाय लोकल कम्युनिटीज। इसका मतलब यहाँ चैलेंज इंसान और जानवर के बीच डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट का है, और इसी चैलेंज से निपटने के लिए ये पूरा रिकवरी प्रोग्राम बनाया गया है। तो इस खतरे से निपटने के लिए एक मल्टी प्रोंग अप्रोच यानी कई मोर्चों पर एक साथ काम करने वाला प्लान बनाया गया। आइए इसके स्टेप्स को एक्सपैंड करते हैं। स्टेप 1 हैबिटेट इंप्रूवमेंट और पेड़ लगाना यानी एफोरेस्टेशन। स्टेप 2 सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। स्टेप 3 इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जैसे गार्ड हट्स और चेक पोस्ट ताकि निगरानी बेहतर हो। स्टेप 4 एंटी ग्रेजिंग और एंटी पोचिंग एक्टिविटीज। लेकिन सबसे अहम है स्टेप 5 पब्लिसिटी एंड अवेयरनेस जनरेशन, जागरूकता फैलाना। क्योंकि मार्खौर का सबसे बड़ा खतरा लोकल हंटिंग है, इसलिए जब तक कम्युनिटी को इसकी अहमियत नहीं समझाई जाएगी, उन्हें कॉन्जर्वेशन में शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक इस प्रोजेक्ट की कामयाबी मुश्किल है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स एन इंटीग्रेटेड कॉन्जर्वेशन। आज का हमारा चैप्टर है फ्लोरा एंड फौना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और टॉपिक है प्रोटेक्टेड एरियाज। ये टॉपिक यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी और जेकेएसएसबी जैसे एग्जाम्स के लिए इंतहाई जरूरी है। अगर आप 2026 में जेकेएसएसबी या कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम देने का सोच रहे हैं तो इस टॉपिक की गहराई को समझना आपके लिए लाजमी है, क्योंकि ये वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर आपके एनवायरनमेंट सेक्शन का पूरा स्कोर टिका हुआ है। तो इस बात को बिल्कुल साफ तौर पर समझ लीजिए। एनवायरनमेंट सेक्शन पर अगर आपको पूरी तरह से कमांड हासिल करनी है तो जम्मू एंड कश्मीर के इस प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क को मास्टर करना ये आपके लिए कोई ऑप्शन, कोई चॉइस नहीं है, ये एक ज़रूरत है। चलिए इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम इसमें गहराई से उतरते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले जेएनके के प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क का एक मुकम्मल ओवरव्यू लेना ज़रूरी है। देखिए, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क या जिसे हम पैन कहते हैं, इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ कुछ अलग थलग पार्क्स या सैंक्चुरीज का कलेक्शन नहीं है, बल्कि यह एक पूरा इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। एक ऐसा जाल है जिसका बुनियादी मकसद बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता को महफूज रखना है। और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये एक हाई हील टॉपिक है जहां से आपको डायरेक्ट सवाल देखने को मिलेंगे। यहां देखिए, ये हमारा पहला और सबसे अहम डेटा पॉइंट है, 4907.41 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये वो कुल रकबा है जो जम्मू एंड कश्मीर में प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के अंडर आता है। इस नंबर को याद करना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है इसका कॉन्टेक्स्ट समझना। एग्जाम टिप पर गौर कीजिए, ये फिगर यूटी की टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 11.60% है। जब आप मेंस में अपना आंसर लिखते हैं और इस परसेंटेज को कोट करते हैं तो एग्जामिनर पर एक अलग इंप्रेशन पड़ता है। उन्हें यह पता चलता है कि आपने सिर्फ फैक्ट्स को रटा नहीं है, बल्कि उनके मायने को, उनकी अहमियत को समझा है। अब इस स्लाइड पर हम इस पूरे नेटवर्क का ब्रेकडाउन देखते हैं। इस टेबल को अपने जहन में बिल्कुल नक्श कर लीजिए। हम आहिस्ता से हर कैटेगरी को देखेंगे। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर में 4 नेशनल पार्क्स हैं। यहाँ कॉन्जर्वेशन का लेवल सबसे हाई, सबसे स्ट्रिक्ट होता है। इसके बाद आती हैं 14 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। यहाँ रूल्स थोड़े नरम होते हैं और इंसानी दखलंदाजी की इजाज़त होती है, लेकिन एक कंट्रोल तरीके से। फिर हैं 16 कॉन्जर्वेशन रिजर्व्स और 14 वेटलैंड रिजर्व्स। और आखिर में 5 ऐसी साइट्स हैं जिन्हें रामसर साइट्स का दर्जा हासिल है, यानी वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इन नंबर्स को कैटेगरी के साथ मैच करने वाले सवाल बहुत कॉमन है, इसलिए इस टेबल को पूरी तवज्जो से याद करें। चलिए अब हम अपनी पहली और सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी यानी नेशनल पार्क्स में डीप डाइव करते हैं। याद रखिए, इन्हें कंजर्वेशन हायरार्की में सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा दर्जा हासिल है। इनके अंदर जो रूल्स लागू होते हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रिंजेंट यानी सबसे ज्यादा सख्त होते हैं। इस टेबल में जम्मू एंड कश्मीर के चारों नेशनल पार्क्स एक झलक में हैं। पहला, दाचिगम नेशनल पार्क, जो हंगुल का घर है, एक हाई ऑल्टीट्यूड जेम। दूसरा है सलीम अली नेशनल पार्क, शहर के बीच में एक छोटा सा फॉरेस्ट। तीसरा, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, जो स्नो लेपर्ड का विशाल इलाका है। और चौथा, काज़ीनाग नेशनल पार्क, जहां वेस्टर्न ट्रैगोपैन पाया जाता है। अब एग्जाम टिप पर नजर डालिए। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है किश्तवाड़ और सबसे छोटा है सलीम अली। ये लार्जेस्ट वर्सेस स्मॉलेस्ट का कंपैरिजन प्रीलिम्स का एक फेवरेट क्वेश्चन पैटर्न है, इसको जरूर नोट करें। तो आइए सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर के सबसे विशाल, सबसे बड़े नेशनल पार्क को तफसील से समझते हैं। किश्तवाड़ नेशनल पार्क
इसका स्केल और यहाँ पाए जाने वाले जानवर इसे कंजर्वेशन के लिहाज से बेहद अहम बना देते हैं। यहाँ इस मैप पर आप किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन देख सकते हैं। इसको ऐसे देखना, इसको विजुलाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप मेंस के आंसर में जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करते हैं और उसकी लोकेशन को मैप के कॉन्टेक्स्ट में समझाते हैं, तो आपके आंसर में एक अलग ही वजन, एक अलग ही डेप्थ आ जाती है। अब इसके कोर फैक्ट्स को हम आहिस्ता से समझेंगे। डिस्ट्रिक्ट है किश्तवाड़, एरिया है 2191.50 स्क्वायर किलोमीटर्स, यानी जे&के का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। 1981 में इसे एस्टैब्लिश किया गया। अब इस पॉइंट पर खास गौर कीजिए। प्राइमरी गोल, इसका बुनियादी मकसद सिर्फ जनरल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन लिख देना नहीं है। इसका प्राइमरी गोल है स्नो लेपर्ड का प्रोटेक्शन। एग्जाम में स्पेसिफिसिटी के मार्क्स मिलते हैं। और इसकी बाउंड्रीज देखिए, नॉर्थ में रेने रिवर, साउथ में कीबार नाला, ईस्ट में ग्रेट हिमालयाज और वेस्ट में मारवा रिवर। ये नेचुरल बाउंड्रीज इस पार्क को एक किला, एक नेचुरल फोर्ट्रेस बनाती हैं जो इसके अंदर के इकोसिस्टम को बचाने में मदद करती हैं। अब हम अपने अगले अहम पार्क की तरफ चलते हैं, डाचीगाम नेशनल पार्क। इस पार्क का जिक्र आते ही आपके जहन में एक ही नाम आना चाहिए, हंगुल, यानी कश्मीर स्टैग। ये इस पार्क की पहचान है। डाचीगाम की लोकेशन को देखें तो ये श्रीनगर और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट्स के बीच ज़ाबरवान रेंज में वाक़ है। ये लोकेशन इसे बहुत स्ट्रेटेजिक बनाती है। श्रीनगर सिटी के इतना करीब होने की वजह से इसकी इकोलॉजिकल अहमियत तो है ही, लेकिन इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस भी बहुत ज़्यादा है, खासकर मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन के लिहाज से। चलिए अब इसके फैक्ट्स को तफसील से देखते हैं। लोकेशन हमने देख ली, एरिया है 141 स्क्वायर किलोमीटर्स, लेकिन इसकी हिस्ट्री पर ध्यान दीजिए। ये इलाका 1910 से ही प्रोटेक्टेड है, उस वक्त के महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के दौर से, मगर इसे नेशनल पार्क का दर्जा 1981 में दिया गया। ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एक बहुत ही यूनिक पॉइंट है, जिसे आप अपने आंसर में लिखते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। इसका एक की फीचर है मारसार लेक, जो कि दगवान रिवर का सोर्स है, और यहाँ की फ्लोरा यानी वनस्पति भी इंतहाई रिच है। लगभग 500 तरह की हर्ब्स, 50 तरह के ट्रीज और 20 तरह की श्रब्स यहाँ पाई जाती हैं। नेशनल पार्क्स को समझने के बाद अब हम अगली कैटेगरी पर आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। यहाँ कॉन्जर्वेशन का अप्रोच थोड़ा सा अलग है। यहाँ के रूल्स और मैनेजमेंट नेशनल पार्क से मुख्तलिफ होते हैं, और इन्हीं फ़र्क को समझना एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी है। सो द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट इज स्लाइड पार्क। यहाँ इन दोनों के बीच का बुनियादी फ़र्क साफ साफ लिखा है। पहला फ़र्क है बाउंड्रीज का। नेशनल पार्क की बाउंड्रीज लेजिस्लेशन यानी कानून के जरिए फिक्स और वेल डिफाइंड होती हैं, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बाउंड्रीज इतनी स्ट्रिक्टली डिफाइंड नहीं होती। और दूसरा और सबसे अहम फ़र्क है ह्यूमन एक्टिविटी का। नेशनल पार्क में इंसानी दखलंदाजी ना के बराबर है, हाईली रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन एक सेंचुरी में कंट्रोल्ड बायोटिक इंटरफेरेंस की इजाज़त होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कुछ हद तक इंसानी गतिविधियां जैसे टिम्बर हार्वेस्टिंग या माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को जमा करना अलाउड हो सकती हैं, जब तक कि वो वहां के वाइल्ड लाइफ को नुकसान ना पहुंचाएं। ये डिफरेंस एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, और सबसे ज्यादा सवाल इसी पॉइंट से बनते हैं। अब हम जम्मू एंड कश्मीर की 14 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज की लिस्ट को 2 हिस्सों में देखेंगे। यहाँ पहले 7 नाम हैं, इन्हें आराम से पढ़िए और डिस्ट्रिक्ट के साथ एसोसिएट करने की कोशिश कीजिए। अनंतनाग में है ओवेरा आरू और राजपरियान। बारामुल्ला में गुम्मर्ग, लिम्बर और लाचीपुरा हैं। शोपियान में है हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और गंदरबल में थाजवाज। अब एग्जाम टिप को देखिए। ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी 425 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया के साथ जे&के की सबसे बड़ी सैंक्चुरी है। इस फैक्ट को फौरन अभी के अभी नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं लिस्ट के दूसरे हिस्से की तरफ। पुलवामा में है ट्राल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। फिर जम्मू डिवीजन में आती हैं रामनगर और नंदिनी। उसके बाद सुरेंसर, मानसार, जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स में फैली हुई हैं। कथुआ में जसरोटा और बानी सैंक्चुरीज हैं, और पूंछ में टाटा कुट्टी। अब यहाँ के एग्जाम टिप पर गौर कीजिए। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी सिर्फ 10.04 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के साथ जे&के की सबसे छोटी सैंक्चुरी है। तो अब आपके पास एक मुकम्मल जोड़ी बन गई है, सबसे बड़ी ओवेरा आरू और सबसे छोटी जसरोटा। ये कंपैरिजन फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड होते हैं, इन्हें एक साथ याद रखें। आइए अब कुछ चुनी हुई सैंक्चुरीज की खसूसियात पर रोशनी डालते हैं। गुलमार्ग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जिसमें गुलमार्ग बायोस्फीयर रिजर्व भी शामिल है। यहाँ आपको हैंगुल, सेरो और ब्राउन बेयर मिलेंगे। नंदिनी, जो जम्मू के पास है, फेजेंट्स यानी तीतर के लिए मशहूर है। जसरोता सैंक्चुरी रिवर उज के किनारे है और यहाँ बैम्बू के प्लांटेशंस बहुत ज्यादा हैं। अब यहाँ एग्जाम टिप में लिखे हुए पॉइंट को एनालाइज करते हैं।
हैंगल जैसी कीस्टोन स्पीशीज आपको दाचिगम नेशनल पार्क में भी मिल रही है और गुलमार्ग और राजपारयान सेंचुरीज में भी। ये क्या दिखाता है? ये इन प्रोटेक्टेड एरियाज के बीच हैबिटेट कंटिन्यूटी को शो करता है। इसका मतलब है कि ये अलग अलग एरियाज एक बड़े वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का हिस्सा हैं जहां जानवर आज़ादी से मूव कर सकते हैं। अपने इस एक्सप्लेनर के आखिरी सेक्शन में हम फोकस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के क्रिटिकल वेटलैंड्स पर। वेटलैंड्स यानी आर्द्रभूमि अपने आप में ही बहुत अहम इकोसिस्टम्स हैं, लेकिन जब किसी वेटलैंड को रामसार साइट का दर्जा मिल जाता है तो उसकी अहमियत बैनुल-अक़वामी सतह पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर मानी जाती है। तो यहाँ एक एनालिटिकल सवाल उठता है, आखिर एक वेटलैंड में ऐसी क्या खास बात होती है, क्या क्राइटेरिया होता है कि उसे रामसार साइट डेजिग्नेट किया जाता है? इसका जवाब इस सोर्स में नहीं है, लेकिन ये सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि मेंस में आपसे फैक्ट्स के पीछे का क्यों पूछा जाता है। आपको रामसर कन्वेंशन के 9 क्राइटेरिया पता होने चाहिए। इस सवाल को जहन में रखते हुए आगे की लिस्ट को देखिए। ये है जम्मू एंड कश्मीर की 5 रामसार साइट्स की लिस्ट। इन्हें हम आहिस्ता से देखेंगे। वोलर लेक 1990 में डेजिग्नेट हुई, हॉकरा और सुरिनसार मानसार दोनों 2005 में, और फिर आती हैं 2 सबसे नई एडिशंस, हॉयगम वेटलैंड और शलबुग वेटलैंड, दोनों 2022 में। एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है ईयर ऑफ डेजिग्नेशन, क्योंकि ये करंट अफेयर से जुड़ा होता है। आपसे आसानी से पूछा जा सकता है कि JNK में 2022 में कौन सी 2 साइट्स को रामसार का दर्जा मिला, इसलिए इन सालों को, खासकर रीसेंट वालों को जरूर याद रखें। अब है पूरी टेबल के सबसे हाई यील्ड फैक्ट्स को हम सिस्टमैटिकली ब्रेक डाउन करते हैं। टोटल साइट्स कितनी है? 5। सबसे बड़ी और सबसे पुरानी कौन सी है? वुलर लेक। सबसे छोटी सिरनसार मानसर लेक्स। और सबसे नई यानी मोस्ट रीसेंट कौन सी है? हाइगम और शैलबुग। ये 4 डायमेंशंस हैं, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, ओल्डेस्ट और न्यूएस्ट, जिनके इर्द गिर्द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। इन चारों पॉइंट्स को मास्टर कर लीजिए, यहां से सवाल आने का चांस बहुत ज्यादा है। इस स्लाइड पर हमने सारे डेटा को एक साथ सिंथेसाइज किया है एक डोनट चार्ट में, ताकि आपको JNK के प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क की कॉम्पोजिशन समझ आ सके। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा हिस्सा नेशनल पार्क्स का है, लगभग 2430 स्क्वायर किलोमीटर्स। उसके बाद आती हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इस तरह डेटा को विजुलाइज करने से आपको रिलेटिव इंपॉर्टेंस समझने में आसानी होती है और चीजें लंबे अरसे तक याद रहती हैं। हम वहीं वापस आ गए जहां से हमने शुरू किया था। ये कोट सीधा ऑफिशियल सोर्स से लिया गया है। द गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड 4907.41 स्क्वायर किलोमीटर अंडर प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, विच इज अबाउट 11.60% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द UT। इस नंबर को, इस परसेंटेज को हमने इस पूरे एक्सप्लेनर में बार बार एम्फसाइज किया है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने मेंस आंसर में ऐसी एग्जैक्ट लाइंस कोट करते हैं तो ये आपकी अथॉरिटी। चैप्टर है फ्लोरा एंड फौना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और ये टॉपिक UPSC, स्टेट PCS, JK SSB जैसे सभी एग्जाम्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है। खासतौर पर जो एस्पिरेंट्स आने वाले स्टेट PCS एग्जाम्स और JK SSB को टारगेट कर रहे हैं, आपके लिए एनवायरनमेंट और JNK स्पेसिफिक क्वेश्चंस का वेटेज समझना बहुत ही क्रूशल है। इस सेशन में हम 4 अहम हिस्सों को आराम से समझेंगे। सबसे पहले JNK की स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी का विजन क्या है, उसके बाद इस विजन को जमीन पर लागू करने वाले डिपार्टमेंट्स कौन से हैं, फिर इन सबको ताकत देने वाला कानून कौन सा था, और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट, आज की डेट में पोस्ट 2019 इसका लीगल स्टेटस क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं विजन से। देखिए, जमीन पर कोई भी काम शुरू होने से पहले एक हाई लेवल पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनता है। ये एक सोच होती है, एक दिशा होती है, एक तरह का ब्लूप्रिंट। हमारे लिए वो डॉक्यूमेंट है JNK स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 2010। इस पॉलिसी को आप एक रोड मैप की तरह समझिए, एक बुनियादी आईने की तरह, जो कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए एक पूरा का पूरा स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क पेश करता है। इस पॉलिसी का जो कोर एम है, उसको समझना मेंस के आंसर्स के लिए एक बहुत मजबूत फाउंडेशन देता है। यहाँ 3 बुनियादी पिलर्स हैं। पहला, कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। अब इस लफ्ज का मतलब सिर्फ बड़े जानवरों जैसे हंगुल या स्नो लेपर को बचाना नहीं है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है पूरे इकोसिस्टम का तहफ्फुज। छोटे से छोटे कीड़े से लेकर अनोखी जड़ी बूटियों तक हर चीज इसमें शामिल है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। दूसरा पिलर है रिहैबिलिटेटिंग डिग्रेडेड फॉरेस्ट्स। ये वो जंगल हैं जो या तो इंसानी दखलंदाजी जैसे डिफॉरेस्टेशन या नेचुरल कॉजेस से कमजोर हो चुके हैं, उनकी सेहत को वापस बहाल करना। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, क्रिएटिंग अ पीपल्स मूवमेंट। सरकार ने यह महसूस किया कि फॉरेस्ट ऑफिशियल्स अकेले जंगलों की हिफाजत नहीं कर सकते। जब तक आम लोग जो जंगल के आसपास रहते हैं इस मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे, कॉन्जर्वेशन अधूरा है। ये तीनों एम्स आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। जब लोग जुड़ेंगे, यानी एक पीपल्स मूवमेंट बनेगा, तभी डिग्रेडेड फॉरेस्ट को ठीक करने में असल मदद मिलेगी। और जब फॉरेस्ट हेल्दी होंगे, तभी वहां की बायोडाइवर्सिटी यानी फ्लोरा और फोना महफूज रह पाएगी। ये एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल है जिसे आपको समझना होगा। अब पॉलिसी के मखसूस ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। पहले 2 पर फोकस करते हैं। नंबर 1,
प्रिजर्व नेचुरल फॉरेस्ट विद देयर वास्ट फ्लोरा एंड फौना। इसका मतलब है कि जो हमारे ओरिजिनल कीमती जंगल हैं उन्हें उनकी असली हालत में महफूज रखना है। ये एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है, मतलब जो खजाना आपके पास पहले से है पहले उसकी हिफाजत करो। दूसरा ऑब्जेक्टिव है रिस्टोर डिग्रेडेड फॉरेस्ट टू ऑप्टिमाइज देयर प्रोडक्टिविटी। ये एक प्रोएक्टिव यानी आगे बढ़कर काम करने वाली स्ट्रैटेजी है। यहाँ रिस्टोर का मतलब है उन जंगलों को दोबारा सेहतमंद करना जो खराब हो चुके हैं, और ऑप्टिमाइज प्रोडक्टिविटी का मतलब यहाँ सिर्फ लकड़ी से नहीं है। इसका मतलब है उनकी पूरी इकोसिस्टम सर्विसेज को बेहतर बनाना। साफ हवा, पानी, मिट्टी का बनना, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, ये सब प्रोडक्टिविटी का हिस्सा है। तो पॉलिसी एक तरफ बचा भी रही है और दूसरी तरफ सुधार भी रही है। अब अगले 2 ऑब्जेक्टिव्स देखिए, ये पॉलिसी को इंसानी जिंदगी से जोड़ते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी टू सप्लाई फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड एलिविएट पॉवर्टी। मेंस में जब भी एनवायरनमेंट का सवाल आए, ये सोशियो इकोनॉमिक एंगल डालना बहुत ज़रूरी है। इसका साफ मतलब है कि जंगलों से मिलने वाली चीज़ें जैसे लकड़ी, जड़ी बूटी उन लोगों तक पहुंचे जो उन पर डिपेंड करते हैं, ताकि उनकी गरीबी दूर हो। ये कंजर्वेशन को डेवलपमेंट से जोड़ता है। अगर लोगों को जंगल से फ़ायदा होगा तो वो खुद उसकी हिफाजत करेंगे। चौथा ऑब्जेक्टिव, यूज इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट टू चेक सॉइल इरोजन। वाटरशेड एक पूरा इलाका होता है जहां से बारिश का पानी बहकर एक कॉमन रिवर या लेक में जाता है। इस पूरे एरिया को एक यूनिट मानकर मैनेज करना, पेड़ लगाकर, ताकि मिट्टी का कटाव यानी सॉइल इरोजन रुके। ये सिर्फ मिट्टी बचाने के बारे में नहीं है। जब सॉइल इरोजन रुकता है तो नदियों में सिल्टेशन कम होता है, फ्लड्स का खतरा कम होता है और पानी की क्वालिटी बेहतर होती है। इस एक काम से कई मसले हल होते हैं। तो हमने पॉलिसी देख ली जो एक विजन डॉक्यूमेंट है, एक ब्लूप्रिंट है। लेकिन पॉलिसी कागज पर ही रह जाती है अगर उसको जमीन पर उतारने वाले एक्टर्स यानी इदारे मजबूत ना हो। तो अब हमारा अगला सेक्शन इन्हीं एक्टर्स पर है, वो की गवर्नमेंट बॉडीज जो J&K में फॉरेस्ट्स और वाइल्ड लाइफ के लिए जिम्मेदार हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ा एक्टर है J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इसकी हिस्ट्री प्रीलिम्स के लिए गोल्ड माइन है। ये डिपार्टमेंट 1883 में वजूद में आया। ये साल आपको हमेशा के लिए याद रखना है। फिर 12 साल बाद 1895 में स्टेट काउंसिल ने फॉरेस्ट रेगुलेशन नंबर 1 जारी किया। मकसद था डिपार्टमेंट के काम को साइंटिफिक लाइंस पर लाना। अब ये समझना जरूरी है कि उस वक्त साइंटिफिक लाइंस का क्या मतलब था। उस दौर में इसका मतलब था फॉरेस्ट को कमर्शियली वायबल बनाना, एक सिस्टमैटिक तरीके से टिम्बर निकालना, उससे रेवेन्यू जनरेट करना और फॉरेस्ट को इस तरह मैनेज करना कि वो आगे भी रेवेन्यू देते रहें। तो शुरुआती फोकस कॉन्जर्वेशन से ज्यादा इकोनॉमिक मैनेजमेंट पर था। अब देखते हैं इस डिपार्टमेंट का आज का मैंडेट क्या है। इसके ऑब्जेक्टिव्स पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स से अलग हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहला, प्रोटेक्ट, कंजर्व एंड डेवलप फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ। दूसरा, एक्सपैंड द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर यानी अफॉरेस्टेशन। तीसरा, मॉनिटर पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसर्च। यहाँ पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट वही पीपल्स मूवमेंट वाला आइडिया है। इसका प्रैक्टिकल मतलब है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज बनाना, जहां गांव वाले और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स मिलकर फैसले लेते हैं और डिपार्टमेंट का काम इसको मॉनिटर करना है। और आखिरी है डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। इसका मतलब है फॉरेस्ट गार्ड्स के लिए पोस्ट बनाना, उन्हें मॉडर्न टेक्निक्स में ट्रेनिंग देना, नई टेक्नोलॉजीज जैसे GIS और रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करना। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अलावा एक और अहम एक्टर है और इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1978 आपके जहन में बिल्कुल प्रिंट हो जाना चाहिए। इस साल J&K वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट को बनाया गया। सवाल उठता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पहले से था? इसकी वजह यह थी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का फोकस पूरे जंगल पर था, जिसमें टिम्बर जैसे कमर्शियल इंटरेस्ट भी शामिल थे। एक ऐसे डेडिकेटेड डिपार्टमेंट की जरूरत थी जिसका सोल फोकस, 1 पॉइंट एजेंडा, सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जीव जंतुओं की हिफाजत हो, बिना किसी कमर्शियल प्रेशर के। इस डिपार्टमेंट के मैंडेट को देखिए, आपको इसका फोकस्ड अप्रोच साफ नजर आएगा। पहला, मैनेज एंड इंप्रूव प्रोटेक्टेड एरियाज। ये प्रोटेक्टेड एरियाज हैं नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और कंजर्वेशन रिजर्व्स। इनको मैनेज करना इस डिपार्टमेंट का काम है। दूसरा, कंडक्ट एंटी पोचिंग एंड एंटी स्मगलिंग ड्राइव्स। ये इसका कोर इन्फोर्समेंट काम है। पोचिंग यानी अवैध शिकार और स्मगलिंग यानी जानवरों के अंगों की तस्करी, इसके खिलाफ एक्शन लेना इसकी प्राइमरी ड्यूटी है। इसके अलावा ये डिपार्टमेंट हर प्रोटेक्टेड एरिया के लिए स्पेसिफिक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्लान्स बनाता है, रिसर्च करता है और सबसे ज़रूरी, लोगों में अवेयरनेस फैलाता है। तो इसका काम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक और टारगेटेड है। तो हमने पॉलिसी देख ली, एक्टर्स देख लिए, अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। पॉलिसी और डिपार्टमेंट्स को काम करने की असली ताकत मिलती है लॉ से, कानून से। तो हमारा आखिरी सेक्शन है द J&K वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1978, जो J&K में कंजर्वेशन का लीगल बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी हुआ करता था। 1978 के एक्ट को आसानी से समझने के लिए हमें उससे पहले के कानून को देखना होगा।
एग्जाम में ये कंपैरिजन आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिला सकता है। 1978 से पहले था द गेम प्रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1942। इसके नाम पर गौर कीजिए, गेम। उस वक्त वाइल्ड लाइफ को गेम माना जाता था, यानी शिकार के लिए, एक स्पोर्ट के लिए। इसका फोकस गेम को प्रिजर्व करना था ताकि हंटिंग चलती रहे। ये एक यूटिलिटेरियन यानी इंसान मरकजी नजरिया था। फिर आया 1978 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसका फोकस था कॉम्प्रहेंसिव प्रोटेक्शन ऑफ ऑल फ्लोरा एंड फौना। यहाँ लफ्ज है वाइल्ड लाइफ। इसने गेम के कॉन्सेप्ट को वाइल्ड लाइफ के कॉन्सेप्ट से रिप्लेस किया, जिसका मतलब था हर जीव, हर पौधा अनमोल है और उसकी हिफाजत जरूरी है, चाहे वो हंटिंग के काम आए या ना आए। ये एक इकोलॉजिकल नजरिया था। दिस वॉज अ मैसिव फिलोसॉफिकल शिफ्ट। अब इस कानून के सफर को देखते हैं। 3 इंपॉर्टेंट साल हैं। पहला 1978, जब यह एक्ट बना और इसने 1942 के गेम एक्ट को रिप्लेस किया। फिर आया 2002। ये एक बड़ा बदलाव था। इस साल जेएनके एक्ट को अमेंड किया गया ताकि इसे नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के जैसा बनाया जा सके। इससे जेएनके के कानून और बाकी इंडिया के कानून में काफ़ी हद तक यकसानियत आ गई। और फिर आया सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, 2019। इस साल जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत द जेएनके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978 वॉज रिपील्ड, यानी उसे पूरी